हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का वन शॉट लेक्चर। इस वन शॉट लेक्चर का मतलब ये होता है कि इस पूरी एक ही लेक्चर के अंदर, एक पूरी वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट करेंगे। ये रिवीजन वीडियो नहीं है, ये डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम हर एक पॉइंट को, हर एक हेडिंग को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप ये लेक्चर देखिए, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप मेन लेक्चर्स देखिए। मेन लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर हमारे लेक्चर्स हैं लाइन वाइज। सिर्फ 35 आवर्स के अंदर आप पूरे बिजनेस स्टडीज का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1 घंटा रोज देना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम नोट्स यूज कर रहे हैं, ये हम मेन लेक्चर के नोट्स यूज कर रहे हैं, जो कि आपको हाईलाइटेड मिलेंगे। हाईलाइटेड करने का रीजन ये है क्योंकि पढ़ाते समय हमने मेन वर्ड्स, मेन की अंडरलाइन या फिर जो मुझे कुछ समझाने वाली चीज तो वो मैंने अंडरलाइन करी थी, तो इसलिए ये नोट्स हम यूज कर रहे हैं। आपको ये नोट्स चाहिए विदाउट हाईलाइटेड फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल का आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का। वहां पर आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इस चैप्टर के, इससे पहले के और इससे आने वाले सबके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली 10 टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटर कौन होते हैं, व्हाट कैन बी मार्केट, किस चीज को मार्केट किया जा सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या होती हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है, मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स प्राइस, मार्केटिंग मिक्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन। तो काफी डिटेल लेक्चर होने वाला है, तो पानी वानी लेकर बैठ जाना, जो बुक आपके हाथ में ले लेना, क्योंकि पढ़ाते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट भी कर लेना। जरा भी लगे कि लेंदी हो रहा है तो ब्रेक ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर मैं वहीं से चालू हो जाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग चैप्टर का। तो बच्चों, मार्केटिंग चैप्टर में स्टार्टिंग वर्ड होती है मार्केट से। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मार्केट का मतलब को दो तरीके से बताया हुआ है, एक ट्रेडिशनल तरीके से और एक मॉडर्न तरीके से। मतलब ये ट्रेडिशनल तरीका मार्केट का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहां पे बायर मिलेगा, सेलर मिलेगा और क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। हाँ है ना, बिल्कुल सही। और बायर और आप मार्केट को और कैसे तरीके से जान सकते हो, अपने शहर को देखो। अपने शहर के अंदर एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है ना, बिल्कुल सही। एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे सिर्फ होलसेल का सामान मिलता है। ठीक है, इंडिया भर में सारा डोमेस्टिक ट्रेड होता है। आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हो तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, ज्योग्राफिकल एरिया में कर रहे हो। तो मतलब ये मार्केट को हम और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से जानते हैं। हम क्लास 11th में, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो, लास्ट के कुछ चैप्टर्स थे अगर आपको याद हो, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, याद आ रहा है कुछ, चीप जैक्स, ऐसे कुछ नाम से सुने थे आपने, नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम बिजनेस को जानते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वांटिटी हो गया हमारा रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर का सामान मिलता है जो घरों में यूज होता है। एक मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ ऐसे चीजें बिकती हैं जो बिजनेसेस में, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। तो अलग अलग तरीके के आपके मार्केट होते हैं। ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं, जहां पे बायर सेलर मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन मॉडर्न तरीके से थोड़ा सा मार्केट की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया गया। ब्रॉड करने का मतलब ये है कि उसमें दो चार चीजें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी है कि मार्केट का मतलब है वो जगह जहां पे एक्चुअल बायर्स आते हैं और पोटेंशियल बायर्स आते हैं। पोटेंशियल बायर्स का मतलब है जो अभी बायर नहीं बने हैं बट बन जाएंगे अगर आप उनको कन्विंस करो तो। ट्रेडिशनल सेंस में था बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन यहां पर क्या मॉडर्न सेंस में क्या है, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर्स का मतलब है जो खरीद लेंगे इन फ्यूचर में। सबको जोड़ दो तो क्या बन जाता है, आपका मॉडर्न डेफिनेशन बन जाती है मार्केट की। समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, मार्केट का मतलब पता लग गया। बात करते हैं चैप्टर का टाइटल का मतलब क्या, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग को कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइज करना। बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग करना, बेचना। समझ में आ रही है ये चीज, लोग इसको समझते हैं। जैसे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग में सिर्फ दिमाग में आता है सेल्स करनी है, मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करनी है, नहीं।
ये तो कह लो मार्केटिंग एक सागर है और एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग उसमें एक छोटी सी पानी की बूंद है। ये वाला है मार्केटिंग का ऐसा। मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिसाब है। लोग ये सोचते हैं मार्केटिंग कब होती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हम उसको बेचना चालू करते हैं, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग आर ड्रॉप इन द ओशन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब क्या, पहले उसे फीचर्स समझेंगे, फिर डेफिनेशन समझेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो फीचर्स में आपको पहले समझाऊंगा। फीचर्स इसके बेसिकली बच्चों कितने, हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं। 4 फीचर्स। एक एक बेसिक सी बात मान के चलते हैं। देखो बच्चों, आप आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि क्या चीज बिकेगी, लोगों को किस चीज की जरूरत है, ऐसी कौन सी चीज है जो मिस कर रहे हैं लोग, हम वो मिसिंग फिगर को बना देंगे अपना बिजनेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आई रिपीट, हम लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, हम फिर उनको वो देंगे। तो नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर वो आपको नहीं मिलेगी तो यू बिकम अनकंफर्टेबल, अनईजी, ठीक है ना, अनहैप्पी हो जाओगे, क्योंकि वो चीजें जरूरी हैं। जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, एक घर में रहना, एक अच्छी नौकरी करना, ये सब क्या है? आपकी नीड है। क्लियर हो गया? नीड बेसिक होती है, ठीक है, ओके। फिर दूसरी चीज आती है वांट। सर, वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज पर्टिकुलर वही चीज चाहिए, वो हमारी वांट बन जाती है। मुझे प्यार चाहिए, एक नीड है, मुझे वही इंसान चाहिए, ये मेरी वांट है। ठीक है, एग्जांपल थोड़ा अजीब सा, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? नीड का मतलब क्या होता है? मुझे कपड़े पहनने हैं, लेकिन मेरी वांट है कि मुझे लिवाइस, टॉमी हिलफिगर, ठीक है ना, लकॉस्टे, इन सब के ब्रांड कपड़े पहनने, ये वांट होती है। मुझे फोन चाहिए, मेरी नीड है, लेकिन मुझे आईफोन चाहिए, मेरी वांट है। समझ में आ रही है ये चीज? वांट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट करती है। वांट जो होती है वो डिजायर का बच्चा होता है। डिजायर आपकी क्या होता है समझ में? इच्छा, उससे आपकी वांट जनकर आती है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो एज अ मार्केटर, एज अ बेचने वाले का आपका क्या काम होना चाहिए कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि लोगों को चाहिए क्या, लोगों की नीड्स क्या, लोगों की वांट्स क्या। उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद एक मार्केट ऑफर तैयार करते हो। सर, ये मार्केट ऑफर का मतलब क्या होता है? आपने लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। सर हाँ, हमने कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? एक प्रोडक्ट बनाओगे या एक सर्विस दोगे जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो लोगों को चाहिए, वो सारी क्वालिटीज होंगी जो लोगों को चाहिए, जो कि आप पर्टिकुलर एक प्राइस पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बेचने के लिए रख दोगे, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कोई दुकान हो। समझ में आ रही चीज? लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने मार्केट ऑफर तैयार किया जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर, वो क्वालिटीज होंगी जिसको पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल करा दोगे। उसको बोलते हैं मार्केट ऑफर करना। मार्केट ऑफर, ध्यान रखना, तभी अच्छा माना जाता है जब वो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आप जबरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचना चालू कर दोगे तो चांसेस है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके आप प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे तो चांसेस ज्यादा है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? ओके। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का इन्होंने एग्जांपल क्या दे रखा है कि 5,000 से लेकर 20,000 तक के वेरिएंट का फोन है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है, मेमोरी साइज, उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट को लोगों के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से रखा हुआ है। समझ में आया? तो पहले हमारा काम क्या होता है? नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक मार्केट ऑफर करो। ध्यान रखना, मार्केट ऑफर एक डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क में। ओके, ये भी सच चीज हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं वैल्यू एड। सर, वैल्यू एड का मतलब क्या होता है? हम कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, जैसे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। आप जो भी एप्लीकेशंस यूज करते हो मोबाइल के अंदर, वो क्या होती है? हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद क्या होती है? अपग्रेड होती है, अपडेट होती है। हर तीसरे दिन एक नया फोन आ जाता है मार्केट के अंदर एक नए फीचर के संग। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना चाहती हैं, नए नए फीचर देना चाहती हैं, जिससे कि वो आप ही के कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, आपके कंपेटिटर के पास ना जाए। तो यू हैव टू ऐड द कस्टमर वैल्यू। समझ में आई ये चीज? क्योंकि कस्टमर तभी प्रोडक्ट खरीदता है जब उसको लगता है कि ये पैसा वसूल चीज है।
या फिर जो मैं पैसा दे रहा हूं उसके बदले में जो चीज मिल रही है वो उतनी की हकदार है, वैल्यू फॉर मनी है, तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्लियर हो गया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद अपना क्या कहते हैं मार्केट ऑफरिंग करो, कस्टमर वैल्यू दो। उसके बाद हम क्या करने वाले, उसके बाद हम करने वाले एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मिनिमम दो पार्टीज, एक सेलर और एक बायर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, बदले में क्या लेते हैं, मनी लेते हैं। मतलब ये मान के चलो मैं सेलर हूं, मैं मार्केटर हूं, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और बदले में आपसे पैसा लूंगा। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। एक्सचेंज होने के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी होती हैं। पहला, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर एक बायर होना चाहिए। दूसरा, दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो वैल्यू रखती हो। मतलब ये आपके पास पैसे हैं वो मेरे लिए वैल्यू रखते हैं, मेरे पास वो गुड्स एंड सर्विस है जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं। तो हम एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। तीसरा, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। ध्यान रखना, कम्युनिकेट करना जरूरी है। बिना कम्युनिकेट करे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेट का मतलब बातें करना नहीं होता, आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करना, परचेज करना, ये क्या कम्युनिकेशन भी माना जाता है। इसके बाद जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने मन से कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चिपका रहे हो। और पांचवी कंडीशन क्या होती है कि आपका मन करेगा तो आप ट्रांजैक्ट करोगे, आप एक्सचेंज करोगे, आपका मन करेगा तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं एक्सचेंज को करने के लिए। एक्सचेंज का मतलब समझ में आया नहीं आपको कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, बदले में आपने पैसे लिए हैं। क्लियर हो गया? ओके सर, ये फीचर्स तो हमको समझ में आ गए। सर सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक मार्केट ऑफर निकालो, उसके बाद कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो और फिर एक्सचेंज कर लो, बेच लो। सर मार्केटिंग का है तो बच्चों यही तो मार्केटिंग है। इन चारों पॉइंटों को जोड़ तो इट इज मार्केटिंग। डेफिनेशन दिखाऊं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखी है, जो डेफिनेशन आपको याद करनी है वो क्या है। देखो सबसे पहले मॉडर्न टाइम्स में मार्केटिंग को एक सोशल प्रोसेस बोला गया है। और डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेयर पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। मतलब आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हो फॉर समथिंग वैल्यू टू देम, मतलब ये मेरे लिए पैसे वैल्यू है, तो मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में आपसे पैसे ले रहा हूँ। लेकिन जो असली डेफिनेशन है वो हमारे फिलिप कोल्टर जी ने दिया। ये मैनेजमेंट गुरु हैं, इनकी काफी अच्छी अच्छी बुक्स आती है मैनेजमेंट के ऊपर, कभी पढ़ना फुर्सत मिले तो इन्होंने मार्केटिंग की जो डेफिनेशन दी है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से ऊपर जूम करके। जो उनकी डेफिनेशन है वो क्या है, मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनको वो मिल जाता है जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड है, जो वांट है। कैसे मिलता है, मार्केट ऑफरिंग्स के थ्रू मिलता है। जो मार्केट में ऑफर्स आ रहे हैं ना उसके थ्रू मिलता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है, और वो क्या कर लेते हैं, वैल्यू को एक्सचेंज कर लेते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं। तो ये है हमारी मार्केटिंग प्रोसेस। कहने का मतलब है मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने के बाद नहीं होती है कि प्रोडक्ट बन गया उसको बेचना चालू करो उसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो। आप भी कोई बिजनेस चालू करते हो ये थोड़ी ना बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर ओपन करूंगा, कुछ को तो बोलते हैं। लेकिन जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो हमेशा ये सोचता है कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। तो कुछ नया करने का मतलब क्या, आपके पास लोगों की नीड्स एंड वांट्स होनी चाहिए, तभी आप कुछ नया कर पाओगे। समझ में आ रही है चीज? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप बच्चों आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मार्केट का मतलब क्या है और मार्केटिंग का मतलब क्या है। क्लियर हो गया? ओके आगे बढ़े। देखो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। मार्केट क्या है ये हमने समझ लिया, मार्केटिंग क्या है हमने ये समझ लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ये भी हमने समझ लिया। अब जो बच्चों टॉपिक आता है वो आता हमारा हु इज अ मार्केटर। हु इज अ मार्केटर। देखो बच्चों हम ये बोलते हैं कि आपको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करो वैल्यू के बदले में। तो जो पर्सन उस एक्सचेंज के लिए उतावला हो रहा है, जो उस एक्सचेंज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं मार्केटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और नॉर्मली कौन मार्केटर होता है, सेलर मार्केटर होता है, क्योंकि सेलर ही चाहता है कि एक्सचेंज जल्द से जल्द हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ केस के अंदर हमारा कस्टमर मार्केटर बन जाता है, उसको ज्यादा एक्टिव पार्ट लेता है कि मुझे फटाफट से गुड एंड सर्विस चाहिए।
बस इतने से डेफिनेशन, और कुछ खास नहीं है, वो पढ़ लेते हैं। मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज दो, बदले में पैसे लो, जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, जो ज्यादा पार्ट ले रहा है, उसको मार्केटर बुलाते हैं। नॉर्मली कौन होता है? सेलर होता है। बस क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने कस्टमर की नीड्स अमाउंट्स को आइडेंटिफाई करता है और फटाफट प्रोडक्ट उनको बेचने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? ओके। अब एक बात आती है सर, हम मार्केट में कौन कौन सी चीजों को बेच सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मार्केट करी जा सकती है, मार्केट में भेजी जा सकती है बिकने के लिए? सर गुड्स और सर्विस। ये तो दिमाग में आता है कि गुड्स एंड सर्विस आर द ओनली टू थिंग्स दैट कैन बी मार्केटेड, दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों को, आई रिपीट, बहुत सारी चीजों को मार्केट में उतारा जा सकता है। सबसे पहले आपके गुड्स एंड सर्विसेज तो हैं, लिखा हुआ ना पहला, फिजिकल प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स जिसको आप छू सकते हो। फोन हो गया, ये पेन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टू व्हीलर्स हो गए, ये क्या हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स, इनको हम बेच सकते हैं। सेकंड आती है हमारी सर्विसेज। सर्विस मतलब एक टीचिंग सर्विस हो गई, इंटरनेट की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इनको भी हम मार्केट में बेच सकते हैं और बदले में पैसे कमा सकते हैं। But these are the two things among a list of items that can be marketed. बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको हम मार्केट में उतार सकते हैं। और क्या क्या है सर, जरा फटाफट से बताओ। आइडियाज, आइडियाज को भी मार्केट में उतारा जा सकता है। आइडियाज मतलब कोई भी चीज जिसको आप मार्केट में प्रमोट करना चाहते हो, जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग हो गया। आप याद तो नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रेट्स, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये क्या है, आइडियाज आपको प्रमोट किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टिंग करो लेकिन सावधानी से करो। इसके अलावा पर्सन्स को भी मार्केट किया जा सकता है। इलेक्शन में आते नहीं है कि भाई और बहनों मुझे वोट दो, बस वही वाला हिसाब है। इनको भी इलेक्शन के लिए मार्केट में उतारा जाता है। प्लेसेस को भी मार्केट में उतारा जाता है बिकने के लिए। जैसे मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, तो आगरा को बोला जाता है द सिटी ऑफ ताज, सिटी ऑफ लव। तो ये क्यों प्रमोट करें, जिससे आप आगरा में आए, आप आगरा में आए, लोग जगह को विजिट करें, आगरा में रहें, आगरा के लोगों को बिजनेस मिले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उदयपुर का लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। एक्सपीरियंसेस, बच्चों वो हाईलाइट नहीं हुआ, प्लेस के नीचे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंसेस को भी मार्केट में बेचा जाता, उतारा जाता है। जैसे कि आप एम्यूजमेंट पार्क में गए हो, आपने झूले झूले, मजा आता ना, तो वो क्या है, आप झूले झूलने क्यों जाते हैं? आपको कोई सर्विस दे रहा है? नहीं, आपको कोई वो फिजिकल प्रोडक्ट दे रहा है? नहीं, आपको मजा आ रहा है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो इसके लिए भी बेचा आपको जाता है उस एक्सपीरियंस को। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इसलिए बेचे जाते हैं कि जिसमें अलग से ऑफर होता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए और पाइए एक सेलिब्रिटी से मिलने का मौका, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। प्रॉपर्टीज को बेचा जाता है। प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है और आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, राइट्स हो गए, वो सारी चीजें भी आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इवेंट्स, आईपीएल चलता है, वर्ल्ड कप आता है, आपके फुटबॉल टूर्नामेंट्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम जाके देख सकते हैं और बदले में पैसे वो कमा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को भी मार्केट में उतारा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को सर मार्केट में क्यों उतारा जाता है? उनकी इमेज को सुधारने के लिए, जिससे मार्केट के अंदर एक गुडविल मेंटेन रहे कि हाँ ये कंपनी है जो लोगों के भले के लिए काम करती है। तो पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए ये सारे काम करते हैं। जैसे उन्होंने रैनबैक्सी, डाबर, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में लिखा हुआ है। जैसे है ना, फिलिप्स का है लेट्स थिंग्स मेक बेटर, लाइफ इज सिंपल, कुछ ऐसा है। आइडिया का था एन आइडिया कैन मेक योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक ऐसा एक कोड था। एयरटेल का आता है, ठीक है ना, वी सॉल्व फॉर प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, आपकी टैगलाइंस है जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को सुधारने की कोशिश करती है। सबसे लास्ट है इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बिकती है, यस, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बिकती है। कभी आपके फोन में किसी कंपनी के मैसेजेस आए हैं? बिल्कुल आए हैं। क्या आपके पास किसी कंपनी के फोन आए हैं? आए हैं। क्या भी आपने कभी ईमेल चेक किया अपना? वहां पे बहुत सारे मेल आते हैं। ये कहां से आते हैं? आप तो उन लोगों को जानते नहीं हो, तो उनकी डिटेल्स वहां तक कैसे पहुंचती है? इंफॉर्मेशन बिकती है, बिल्कुल बिकती है। कभी सोचा है आपने जैसी 12th क्रॉस करी, अभी तो 12th क्रॉस करोगे, अभी तो खैर 12th में ही हो, आप 12th क्रॉस करोगे, आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस के मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे, मेल्स आना चालू हो जाएंगे। तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन बिक रही है, ठीक है ना। आपके फोन कॉन्टेक्ट्स के नंबर बिकते हैं, एक्चुअल में बिकते हैं।
कौन बेचता है? इंस्टीट्यूट बेचते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो कोचिंग में नंबर होते हैं, वहां से नंबर ले लिए जाते हैं। स्कूल में जाते हो स्कूल से नंबर ले लिए जाते हैं, नहीं तो निकलवा लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सीबीएसई के हेडक्वार्टर से नंबर निकलवा लिए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन को बेचा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो बच्चों ये वाला टॉपिक छोटा सा कंप्लीट हो गया कि व्हाट कैन बी मार्केटिंग। ओके, अब जो बच्चों टॉपिक पर हम बात करने वाले वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आपके 1 मार्क में हो, 3 मार्क में हो, 4 मार्क में हो, 5 मार्क में हो, 6 मार्क में हो, एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, इसमें से पूछा जा सकता है। और टॉपिक का नाम क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। आप ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या होता है? फिलोसफी का मतलब होता है नजरिया, सोच, ठीक है ना। हाँ, वो होता है। और यहाँ पे सोच हो रही है प्रॉफिट कमाने की, सोच हो रही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। तो मैं आपको 5 सोच बताऊंगा, 5 फिलोसफीज बताऊंगा जो चलती आई हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। अब कैसी सोच है, एक ही करके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये एक फिलोसफी है। क्या बोलती है फिलोसफी, समझते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या था? जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट थे उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, सप्लायर्स लिमिटेड थे क्योंकि इंडस्ट्री सबने एस्टेब्लिश नहीं करी थी। तो कहने का मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी और सप्लाई बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे केस में ये था कि जिसके पास प्रोडक्ट होगा उसका वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। ये चीज हो गई थी, जिसके पास प्रोडक्ट होगा बेचने के लिए उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे केस में ये सोचा गया, तो आपस में ना सब कॉम्पिटिट करने लगे थे कि हाँ भाई, क्योंकि कम बायर्स है, हर कोई कॉम्पीट कर रहा है। तो हुआ क्या, एक सोच निकाली गई कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचूंगा तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। आई रिपीट, अगर मैं प्रोडक्ट सस्ता बेचूंगा तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, और मैं अगर हर जगह जाके बेचूंगा सस्ता प्रोडक्ट तो और भी ज्यादा बिकेगा। तो इन्होंने बोला अगर मेरा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगा, आई रिपीट, अगर मेरा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगा और दूसरी चीज मेरा प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, तो मैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊंगा। मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी पर और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस किया गया था इन ऑर्डर टू मेक हाई प्रॉफिट्स। अब इन्होंने बोला था सर अवेलेबल और अफोर्डेबल करेंगे कैसे, ये भी तो बताओ। अवेलेबल कैसे कराओगे? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके। और सर इसको अफोर्डेबल कैसे बनाओगे? तो बच्चों, जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कंपैरेटिवली खर्चा कम आता है और उस हिसाब से हम प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हैं। सर ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आई, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आपने क्या किया, 1 लाख रुपए लगाए। आई रिपीट, आपने 1 लाख रुपए लगाए और मुश्किल से 10,000 यूनिट बनाए। आई रिपीट, आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने 10,000 यूनिट बनाई। तो आपको एक यूनिट पड़ी 10 रुपए की, बिल्कुल सही। आप उसको 15 में बेच सकते हो। समझ में आई ये चीज? हाँ सर, समझ में आ गई। तो इससे हुआ क्या, आपने 1 लाख रुपए लगा के 10,000 यूनिट बनाए और आपने 10 रुपए की एक यूनिट पड़ी, आपने 15 में बेच दी। अब दूसरा केस लेते हैं, आपने 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए लगा के आपने 5 लाख यूनिट बना ली। आपने कितनी यूनिट बना ली? 5 लाख यूनिट लगा ली। तो आपको एक यूनिट पड़ी 2 रुपए की। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आप 2 रुपए की यूनिट को 10 रुपए में बेच सकते हो। हाँ सर, बेच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहां पर 10 की चीज 15 में बेच रहे हो, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 2 रुपए की यूनिट 10 रुपए में बेच रहे हो, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कितने की पड़ती है? सस्ती की पड़ती है। वहां पर एक यूनिट पड़ रही थी 10 रुपए की, यहाँ पे एक यूनिट पड़ रही है 2 रुपए की, और 2 की चीज आप 10 में बेच रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया था अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज अ की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब आपको फोकस किस पे करना है? प्रोडक्शन पर फोकस करना है और एफिशिएंसी पर फोकस करना है। समझ में आ गया? ओके। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, या सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब सर ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? देखो बच्चों, पहली वाली फिलोसफी जब मार्केट में लीक हो गई ना कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सबने यही करना चालू कर दिया। हर कोई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा था, हर कोई सस्ते प्रोडक्ट बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में आप जा रहे हो, सारे लोग एक ही रेट पर सब कुछ बेच रहे हैं, ठीक है ना, सारे लोग एक ही रेट पर सब कुछ बेच रहे हैं, तो आप किससे खरीदना पसंद करोगे? बताओ, आप किससे खरीदना पसंद करोगे?
सर हम उससे खरीदना पसंद करेंगे जिसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, क्योंकि जब मुझे सब जगह सस्ता ही मिल रहा है, सब जगह में सेम प्राइस का मिल रहा है, तो मैं वो खरीदूंगा ना जिसके फीचर्स अच्छे होंगे, मैं वो खरीदूंगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला चलेगा। बिल्कुल सही। तो मतलब ये, अब जो सोच थी वो क्वांटिटी पर नहीं थी, अब वो क्वालिटी पर शिफ्ट हो रही थी। तो मतलब ये पहले फोकस था प्रोडक्शन पर, सस्ता बनाओ और बेचो। अब क्या हो रहा था, अच्छा बनाओ और बेचो। समझ में आया? पहले सस्ता था, अब अच्छा है, क्वांटिटी से शिफ्ट हो गए, हम किस पे चले गए, क्वालिटी पे शिफ्ट हो गए। नए फीचर्स ऐड करो, प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकम्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो जब अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो ही बिकेगा, क्योंकि अब हर कोई ही प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहा है मार्केट के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गई थी। समझ में आया पॉइंट? तो पहला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ, बेचो। दूसरे में क्या था, क्वांटिटी तो गई तेल लगे ना, क्वालिटी पे ध्यान दो, प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। क्लियर हो गया? ओके। तीसरा जो बच्चों कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है, ये समझते हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मार्केट के अंदर, क्योंकि आप ऑनलाइन मार्केट में आप ज्यादा रहते हो, तो मार्केट के अंदर लेट सपोज मान के चलते हैं बहुत सारे सेलर्स, सबके प्रोडक्ट बढ़िया है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है, एकदम सस्ते हैं, बढ़िया ही है, हर जगह अवेलेबल भी, ठीक है। मतलब ये कि उन्होंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रखा है, उन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रखा है, मतलब ये सस्ता भी है, अवेलेबल भी, और क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। अब बताओ आप किसका प्रोडक्ट खरीदोगे? सर मैं उसका प्रोडक्ट खरीदूंगा जिसका मुझे नाम पता होगा, जो मेरे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसकी मुझे एड आ रही होगी, है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, ठीक है, मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, हाँ, मेरी फीस भी बहुत कम है, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, मतलब मेरी क्वांटिटी भी अच्छी है, मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन मुझे आप जानते ही नहीं हो, लेकिन मुझे आप जानते ही नहीं हो, तो क्या मुझसे आप पढ़ने आओगे? क्या आपके बाजू वाले घर में जो बच्चा आता है वो मुझे जानता है? नहीं जानता, तो क्या मुझसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मतलब ये, जब तक लोग मेरे बारे में जानेंगे ही नहीं तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पर फोकस किया गया बेचने पर, यहाँ पे फोकस किया गया एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पर, क्योंकि सबने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दिया, अफोर्डेबल करा दिया, क्वालिटी भी अच्छी बना दी, तो भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे। क्यों नहीं बिक रहे थे? क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला अब हमको किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर उन्होंने बोला था एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल एफर्ट्स करोगे तभी आपका जो प्रोडक्ट है बिकेगा, और तभी आप जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करा पाओगे। क्लियर हो गया? मैंने काफी डिटेल में समझा दिया आपको ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? ओके, यहां पर क्लियर हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग का मतलब तुमको पता लग गया ना, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, मार्केट ऑफर करो, कस्टमर को वैल्यू दो और एक्सचेंज वगैरह करो। ठीक है, ओके। फिर से एक बार लिंक बिठाते हैं। सर सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, सस्ता बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरा था क्वालिटी अच्छी रखो। तीसरा था क्या, हमने एडवर्टाइजमेंट करो और दिमाग काम करो। अब आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर फोकस्ड है, ना कि प्रोडक्ट फोकस्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर पर फोकस ज्यादा रखता है, ना कि प्रोडक्ट पर। पहले वाले तीन में आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट सस्ता बनाओ, ज्यादा बनाओ, क्वालिटी अच्छी करो, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करो, बिकेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि कस्टमर को तुम एक बार पागल बना सकते हो, बार बार पागल नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए आपको कि सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी हो जाए, और उसकी जरूरत पूरी हो रही है तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वो बार बार खरीदेगा और 10 लोगों को भी बताएगा कि वो प्रोडक्ट आपसे ही खरीदो। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये आया कि सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर वो प्रोडक्ट बनाओ, उसको मार्केट में ऑफर करो, फिर उसको प्रॉफिट पर बेचो। मतलब ये, इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इफ द कस्टमर इज हैप्पी, देन यू विल मेक प्रॉफिट। वही कॉन्सेप्ट यहां पर बोला गया है। क्या लिखा हुआ है, मार्केट ओरिएंटेशन implies that the focus on satisfaction of customers need
इज द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। क्लियर हो गया? कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर हैप्पी होगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ना कि आपको प्रोडक्ट को बेचना है। समझ में आ गया? तो इसलिए नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट बनाओ, उसको बेचो और प्रॉफिट कमाओ। क्लियर हो गया? ओके। और लास्ट आता है बच्चों, जो लास्ट हमारी फिलोसफी आती है, वो आती है, कौन सी है हमारी? द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सर ये इसका मतलब क्या है? सब कुछ तो आपने बता दिया, हमने प्रोडक्शन देख लिया, हमने प्रोडक्ट देख लिया, हमने सेलिंग देख लिया, मार्केटिंग देख लिया। सर ये सोशल मार्केटिंग क्या है? तो सोशल मतलब सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बात बोली गई है, तो बिल्कुल बेटा आपने सही बात को पकड़ा है। अब क्या है सोशल मार्केटिंग, से समझते हैं। अब लोगों की सोच है, सोसाइटी की सोच क्या थी? आपने लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया, कस्टमर भी खुश है, लेकिन आप पॉल्यूशन बहुत करते हो, लेकिन आप गंदगी बहुत फैलाते हो, ठीक है ना, लेकिन आप नदियों को गंदा बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। क्या कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब ये बोला गया, आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसको सेटिस्फाई करो, मस्त चलेगा, लेकिन सोसाइटी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर था, शायद ही आपको याद हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर यही बात बोली गई थी कि यू हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो वो भी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। दैट सेकंड पैराग्राफ पढ़ो बच्चों अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? The social marketing concept holds that the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market, deliver the desired satisfaction in effective and efficient manner so that the long-term well-being of customer and the society is taken care of. मतलब 90% तो उन्होंने मार्केटिंग को ही चिपका दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, और लास्ट में बस एक लाइन ऐड कर दी है, सोसाइटी का भी ध्यान रख लेना, बस इतना सही बोला है। और नीचे वाले लाइन में तो उन्होंने लिखा हुआ है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्लियर हो गया? बहुत सही। अब मैं वापस एक बार आपको इंडेक्स पर लेके जा रहा हूं, ये बताने के लिए कि कितने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों हमारे ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटर कौन होते हैं, क्या क्या चीज को मार्केट किया जा सकता है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या है। अगर आप चाहते तो अभी वीडियो को पॉज करो, एक ब्रेक ले लो, क्योंकि अब हम चालू करें टॉपिक नंबर 6 से। क्लियर हो गया? ओके। अब मैं जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 6 पे। अगर आपको वीडियो पॉज करनी है, ब्रेक लेना, पानी वानी पीना है, थोड़ा सा चक्कर वक्कर काटना है, या बाबू बाबू को फोन करना है तो कर लो, ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी चलेगी। ओके बच्चों, अब फंक्शन चालू हो रहे हैं हमारे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बच्चों ध्यान रखना, बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो ये जो मैं अभी लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, और ये जो भी मैं 10 मिनट आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझाऊंगा, इसको दिमाग में बिठा लेना, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो। अगर नहीं होना चाहते तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये चैप्टर, पर्टिकुलरली फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आपके खून में होनी चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में नहीं, खून में होनी चाहिए, 24 घंटे दौड़ती रहनी चाहिए। क्या है जरा पढ़ते हैं। 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ने वाले हो, बड़े ही मजेदार है, एक एक पॉइंट बड़ा मजेदार है। देखो, कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देता है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद को बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। प्रॉपर रिसर्च में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस चीज में अच्छे हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि हम किस चीज में कमजोर हैं, जिससे हम दोनों को बैलेंस कर सकें, ठीक है ना। हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कि हमारे पास आने वाले मौके क्या क्या हैं, और अपने आने वाले खतरों को भी देखते हैं, थ्रेट्स को भी देखते हैं। याद है चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट, identification of opportunities and taking first mover advantage, identification of threat and taking as a warning signal so that we can plan according to that situation। तो मतलब ये, हम सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को, ठीक है, इसके अलावा अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट को एनालाइज करते हैं, और फिर उस हिसाब से मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो जरूरतें हम पूरी कर पाएंगे, उन जरूरतों को बनाने के लिए हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेसेस क्या, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या, हमारी थ्रेट क्या है। समझ में आया वाला पॉइंट? क्लियर हो रहा है? पक्का? तो वही बात है।
तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड्स एंड वांट्स क्या है, और फिर उसमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारे थ्रेट क्या क्या है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये भी आप करने वाले हो, ध्यान रखना, लिख लो ये वीडियो को, कोई सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब आप बिजनेस कर रहे होगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर ने बोला था आप ये सब करोगे, और हाँ हमने ये सब किया। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, आप एक एक डिटेल एक्शन प्लान बनाओगे। याद आ रहा है कुछ, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मेथड, प्रोग्राम, बजट, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, रूल, ये सब कुछ बनाओगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो पहले आपने मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर किया, एनालाइज किया, उसके बाद आपने प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ये सब आप करोगे, लिख लो आप करोगे, नहीं तो अपने किसी भैया को, अपने पापा को पूछ लेना, उन्होंने ये सारे काम किए होंगे। ओके, इसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप। क्योंकि आपने नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये भी देख लिया कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, उसके बाद आप क्या करना चालू करोगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करोगे, डेवलप करना स्टार्ट करोगे। जब भी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं तो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये देखता हूं बच्चों की नीड्स एंड वांट्स क्या। बच्चा चाहता है सर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में कोर्स को कंप्लीट कराएं। सर मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, तो हम एक्सप्लेन करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में उसको याद करवा पाए। तो क्या हम उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है, डिजाइनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिजाइन से कस्टमर को प्रोडक्ट अट्रैक्टिव तो दिखता ही दिखता है, उसका यूज भी बहुत इजी हो जाता है। आप स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने हो, हाँ, क्यों दीवाने, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी है या वो दिखने में भी अच्छी है, सर दोनों, स्पीड भी अच्छी है दिखने में भी अच्छी है, तो इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो डिजाइनिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी बनाती है, उसका यूज करना भी इजी हो जाता है। समझ में आया पॉइंट? ओके, फोर्थ पॉइंट क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आप ये सोचते हो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक जैसा ही बने। अगर मान के चलो मैं ये पेन बनाना चाह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं मेरे सारे पेन ऐसे ही बने, सेम टू सेम ही बने। तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले स्टैंडर्ड सेट कर लूंगा, इसके अंदर प्लास्टिक कितना लेना है, इसके अंदर रिफिल कितनी होनी चाहिए, इसका कैप कैसा होना चाहिए, पहले से ही इसके स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए, और फिर उसी हिसाब से प्रोडक्शन को किया जाएगा, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए प्रोडक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मिटी आए, और बाद में जब कस्टमर खरीदे तो कस्टमर बार बार इसको चेक ना करे, क्योंकि हमको आदत है ना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले चेक करने की। तो अगर मेरा सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, आई रिपीट, अगर मेरे सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, तो फिर क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आए, कस्टमर को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी आप ऑफलाइन शॉप में जूते खरीदने गए हो, तो पहले वो है ना आपको एक जूता पहनाकर आपका साइज देख लेता है, ठीक है, उसके बाद आपको फिर वो जूते दिखाता रहता है, आपको पहनवाता नहीं है, क्योंकि उसको पता आपका साइज क्या है। तो उसको जब पहले से स्टैंडर्ड पता है कि मुझे इसी स्टैंडर्ड को आपको शूज दिखाने हैं, तो बस पहली बार वो चेक कर लेता है, उसके बाद उसको पता है कि ये दिखाना है, तो वो वही सैंपल दिखाता है। फिर जो आपको पसंद आता है फिर आप फाइनली उसको टेस्ट करते हो। तो वही है, इसके बाद क्या करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, आप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट के बनाने में कंसिस्टेंसी वगैरह आ जाए, और बायर को भी कंफर्म हो जाए कि हाँ यही क्वालिटी का यही प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है, जैसे बार बार वो चेक नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का एक मस्त एग्जांपल दे दूं, कभी आप सब्जी लेने गए हो, कभी आप कोई फ्रूट्स लेने गए हो ठेल पे, बड़ी शॉप में नहीं, ठेल पर, तो आप किसी से पूछो सर भैया आलू कैसे दिया, कहते हैं बहन जी ये वाले आलू 30 रुपए, ये वाले 25 रुपए। ठीक है, सेम आलू है, सेम आलू है, वो बोलता है सर ये 30 रुपए, 25 रुपए, क्यों, इसका साइज थोड़ा बड़ा, इसका साइज थोड़ा छोटा है। होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है। कई कहीं तो 3 रेट होते हैं, 30, 25, 20। क्यों होता है? साइज के ऊपर होता है। तो मतलब ये ऐसे प्रोडक्शन जहां पर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको ग्रेडिंग करनी पड़ती है, हायर क्वालिटी को अलग, मिडिल क्वालिटी को अलग, लोअर क्वालिटी को अलग। सर हम ये ग्रेडिंग करते हैं क्यों है? इसलिए करते हैं जिससे कि हायर क्वालिटी वाले को हायर प्राइस हमको मिल सके। समझ में आ गया?
क्लियर हो गया? ग्रेडिंग कहां पर होती है? जहां पर आप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। 4 स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करो, एनालाइज करो, मार्केटिंग प्लानिंग करो, प्रोडक्ट डिजाइन को डेवलप करो, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करो। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हम ध्यान देते हैं पैकेजिंग पर और लेबलिंग पे। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? उसका पैकेट कैसे डिजाइन होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस बॉक्स का। इस बॉक्स के अंदर क्या आया था? मेरा पेन टैबलेट आया था। तो ये क्या इसका पैकेज है? पे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे वायर आई थी, यहाँ पर पेन आया था, इसके ऊपर रखा हुआ था। और ये मोबाइल का बॉक्स देखा है? मोबाइल के बॉक्स में क्या होता है? ऊपर मोबाइल होता है, नीचे चार्जर होते हैं, पेपर वर्क होता है, यही तो होता है। तो ये क्या पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग भी तो उसकी डिजाइन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कि प्रोडक्ट को देना कैसे, पॉलिथीन में देना है, आपको कोई ऐसा हार्ड प्रोडक्ट है तो आप उसको किसी बॉक्स में देना है, तो आपको पैकेज भी तो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ये चित्रकारी करोगे, नहीं करोगे? या ब्राउन कलर का गत्ते वाला डब्बा दे दोगे, चित्रकारी करोगे, इसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, लिखो नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे, जरूरी है लिखना। आप कभी चिप्स का पैकेट लेने जाओ तो कैसे भी पन्नी आती है? नहीं सर, अच्छा सा डिजाइन होता है, पीछे बहुत सारी कहानी लिखी होती है, कहाँ बना, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। तो लेबलिंग, ये भी हमको ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखना है। पैकेजिंग, लेबलिंग, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ये थोड़ी देर में, आज ही पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पैकेजिंग का मतलब क्या है? आप प्रोडक्ट के पैकेज को डिजाइन कर रहे हो और डेवलप कर रहे हो। लेबलिंग का मतलब क्या है? उसके ऊपर क्या लेबल लिखना है, क्या चिपकाना है, क्या सिंपल टेक्स्ट लिखना है, कोई ग्राफिक लगाना है, वो सारी चीजें भी आपको करनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद हम करते हैं ब्रांडिंग पे ध्यान, ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। सर ये ब्रांडिंग क्या होती है? तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक बात बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, मेरे चैनल का नाम है हेडमास्टर सक्षम कत्याल। तो हेडमास्टर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सक्षम कत्याल मेरा नाम, ठीक है। आपने अदर्स चैनल देखे होंगे, कॉमर्स चैंपियन आपने सुना होगा नाम, आपने इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का नाम सुना होगा, आपने रजत अरोड़ा सर का नाम सुना होगा, आपने कॉमर्स बाबा सर का नाम सुना होगा, आपने सुनील पांडा सर का नाम सुना होगा, आपने पराग गुप्ता सर का नाम सुना होगा। तो ये अपने नाम से काम कर रहे हैं। किसी के भी चैनल का नाम ये नहीं है कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहते हो, एक जेनरिक नेम से जो सब कैटेगरी को कवर कर लेता है, या फिर एक नाम से बेचना चाहते हो। अगर मैं लिख दूं कॉमर्स क्लासेस और हर कोई कॉमर्स क्लासेस बेचना चालू कर देगा, या फिर हर कोई किसी चैनल का नाम कॉमर्स क्लासेस हो जाएगा, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये चैनल किसका है, वो चैनल किसका है, ये चैनल किसका है? नहीं कर पाओगे। आपको अंदर जाके वीडियो ओपन करके देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ब्रांड दिख जा रहा है, थोड़ा सा कॉमर्स बाबा, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, हेडमास्टर, तो आपसे क्लियर हो जाएगा अच्छा ये इनका प्रोडक्ट है। तो मतलब ये ब्रांडिंग से ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसका, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो और आप अपना प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। समझ में आया? तो ब्रांडिंग इसलिए ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर हो गया? ये भी आपको करनी पड़ेगी, हर कोई करता है, मैं भी करता हूं, तभी तो मेरा चैनल नाम हेडमास्टर है। दिख रहा है ना, एक लोगो दिख रहा है ना चैनल पे, गौर से देखो, वो लोगो भी है। वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे साइड में दिख जाएगा आपको, अगर फुल स्क्रीन पर दिख रहे हो तो। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद आपको किस चीज पे ध्यान देना होता है? आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे भी ध्यान देना होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई दिक्कत आ रही है यूज करने में, तो आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो, नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। क्यों करते हो? सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर सॉल्यूशन दो। तो आपको कस्टमर केयर सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ता है, आपको उनकी कंप्लेंट्स ध्यान में रखनी होती है, उनकी मेंटेनेंस सर्विसेज होती है, उस पर ध्यान देना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ध्यान में देना होता है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट इन फ्यूचर कभी आपसे दोबारा नहीं खरीदेगा, और दूसरा 10 लोगों और बताएगा कि इनका प्रोडक्ट कभी मत खरीदना, इनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत बेकार है। समझ आ रही है चीज? तो इसलिए आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छे से देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल बना रहे, आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस जमा रहे और वो आगे लोगों को रेफर करे। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद आपको किस चीज पर ध्यान देना होता है? आपको प्राइसिंग पर ध्यान देना होता है, क्योंकि हमने डिमांड चैप्टर पढ़ रखा है और डिमांड चैप्टर बोलता है लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो सर हम प्राइस कितनी डिसाइड करें, कैसे करें, और ये प्राइस होती क्या है? तो प्राइस का मतलब सिंपल सी चीज है, जो कस्टमर आपको पैसा पे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस बुलाते हैं।
और प्राइस डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। क्या वो हम सीखेंगे? यस, सीखने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो ये भी चीज आपको करनी पड़ेगी। अभी कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए। सबसे पहले गैदर एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन, सेकंड मार्केटिंग प्लानिंग, थर्ड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिफ्थ क्या हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिक्स क्या हमारा ब्रांडिंग, सेवेंथ क्या कस्टमर सपोर्ट सर्विस और एट क्या हमारा प्राइसिंग। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही? ओके सर, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम ध्यान देंगे कि कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? तो वो हम करने वाले हैं। हम प्रमोशन पर अपने प्रोडक्ट को ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, हम लोगों तक कन्वे कर पाए और फिर उनको कन्विंस करें कि आप आइए हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। समझ में आ रहा है? इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, इसके अंदर हम सेल्स प्रमोशन करने वाले हैं, इसके अंदर हम पर्सनल सेलिंग करने वाले हैं, हम पब्लिक रिलेशंस पे ध्यान देंगे। सर ये चारों चीजें क्या होती हैं जो भी आपने बोली, ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। अभी असली चैप्टर, अभी तो आधा चैप्टर खत्म होने वाला है, आधा चैप्टर अभी और बचा है। उसके अंदर यही सारी चीजें बतानी है। ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, प्राइस कैसे डिसाइड करना, प्रमोशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम सेकेंड हाफ में पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। तो प्रमोशन कैसे करना है, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में कैसे बताना है और कैसे बाद में उसको कन्विंस करना है कि वहां प्रोडक्ट खरीद ले। तो हमको ये सारे डिसीजन किसमें लेने होते हैं? मार्केटिंग के दौरान करने होते हैं। इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है। सर इतने सारे डिसीजन, बेटा बिजनेस करना आसान नहीं है। और उसके अंदर नए जो जनरेशन आ रही है ना एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे काम करते हैं। शार्क टैंक देखा है ना? तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे बच्चा, तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। ओके, इसके आगे क्या दे रखा है? इसके आगे सर हम क्या करते हैं प्रमोशन के बाद? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, उसके घर तक कैसे पहुंचेगा। क्या वो दुकान से जाके खरीद के लेकर आएगा या उसके घर पर देकर आएंगे, कैसे कस्टमर तक प्रोडक्ट बेचेगा। इसके अंदर हम मेजरली दो डिसीजन लेते हैं। हमारा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगा, पोस्ट के थ्रू होगा, ट्रक से होगा, रोड से जाएगा, कैसे जाएगा, तो इस चीज पर ध्यान देते हैं। और सेकंड हम किस चीज पे ध्यान देते हैं कि बीच में इंटरमीडिएरीज कितने होंगे। जैसे मान के चलो मैं प्रोड्यूसर हूं और आप एक कस्टमर हो, तो क्या मैं आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बेचूंगा, क्या मैं होलसेलर को बेचूंगा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, रिटेलर आपको बेचेगा। तो बीच में इंटरमीडिएरीज कितने रखने हैं वो हमको डिसाइड करना होता है। प्लस हमको ये देखना होता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच कैसे रहा है। सर हम बीच में इंटरमीडिएट्स क्यों रखते हैं? उसके पीछे कारण ये है, बेटा तू बैठा है लेट्स सपोज दिल्ली में और तेरे को केरला में किसी को प्रोडक्ट बेचना है, तुझे असम में किसी को प्रोडक्ट बेचना है, तेरे को गुजरात में किसी को प्रोडक्ट बेचना है, तो तू अकेले थोड़ी ना जाएगा बेचने के लिए। इतना टाइम है तेरे पे? क्या करेगा? कोई कुरियर सर्विस लेगा या फिर अपना कोई पर्सन अपॉइंट करेगा गुजरात में जो गुजरात की सेल्स देखेगा। तो यू हैव टू अपॉइंट पर्सन और यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएरीज सो दैट यू कैन कैटर द वाइड मार्केट। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो 10 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद सर हमको क्या करना होता है? इसके बाद हमको ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा फिजिकल मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। क्योंकि आसाम की चाय सिर्फ आसाम में नहीं पी जाती, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में पी जाती है। तो कैसे प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना है ये हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ध्यान देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। और सर ट्रांसपोर्टेशन में हम बहुत सारी चीजों को ध्यान देते हैं। क्या? प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्योंकि जो बहुत महंगा प्रोडक्ट होता है वो हम ऐसे रोड के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ही जाके डायरेक्टली पहुंचा दे या उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है मतलब जो लंबे समय तक चलता है तो हम कहते हैं रोड से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ ही बहुत कम है, 2 या 3 दिन है, तो आप कोशिश करते हो जल्द से जल्द पहुंचे, तो आप फास्टर रूट देखने की कोशिश करते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट, योर बजट एंड योर टाइप ऑफ कस्टमर, हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। ज्यादा लंबा खींचना है, छोटा खींचना है, क्या करना है। क्लियर हो गया? ओके। और लास्ट पॉइंट आता हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। सर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग क्या होता है जरा समझते हैं। कभी गोडाउन गए हो? नहीं गए हो? कभी किसी दुकान पे किसी दुकान पर सामान को लेने गए और उसने बोला छोटे वाले गोदाम से सामान ले आइए,
कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है या आपने प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन आपको पता है कि कब बिकेगा मुझे पता नहीं, ठीक है, यू डोंट नो व्हेन इट बी सेल। तो इस प्रोडक्ट को या तो अपने पास रख लो, यहाँ पर जगह घेर देगा, या फिर आप उसको कहाँ रखवाते हो, गोडाउन में रखवा लेते हो। तो इससे क्या होता है, जब भी कस्टमर को जरूरत पड़ती है आप गोडाउन से सामान मंगा लेते हो, उसको दे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड नहीं, ज्यादा डिमांड होगी तो आप अपने दुकान पर ही उसको रखोगे, अपने बिजनेस पर ही रखोगे, लेकिन आपको पता है इसकी डिमांड ज्यादा नहीं आती है, तो जब आएगी तब मैं गोडाउन से मंगा लूंगा। और दूसरा, आप अपने पास सामान को स्टोर करके क्यों रखते हो, क्योंकि मान के चलो कल को कोई कैलेमिटी आ गई, कल को कोई लॉकडाउन लग गया किसी एरिया के अंदर, तो वहां से प्रोडक्ट आने में टाइम लगेगा। मान के चलो कस्टमर आपके काउंटर पे खड़ा है और आपके पास सामान खत्म हो गया, आप उसे फोन करो, फोन करके बोला भैया कल तक आएगा सामान, तो ऐसे में तो कस्टमर लौट जाएगा। तो यू हैव टू स्टोर द प्रोडक्ट, यू हैव स्टोरेज फैसिलिटी, यू शुड हैव वेयर हाउसेस। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? तो बच्चों ये थे हमारे मार्केटिंग के फंक्शंस। 12 फंक्शंस हमने इसमें डिटेल में पढ़ लिए। पहला क्या था, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या था, मार्केटिंग प्लानिंग। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। थर्ड क्या था हमारा, प्रोडक्ट को डिजाइन करो, डेवलप करो। फोर्थ क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिफ्थ क्या था, पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे ध्यान दो। सिक्स क्या था हमारा, ब्रांडिंग पे ध्यान दो। सेवन क्या था, कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे। सेवन एट पॉइंट क्या था हमारा, प्राइसिंग पे ध्यान दो। नाइन्थ था प्रमोशन। 10th हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 11th हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और 12th हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अभी बच्चों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये आपको इतने हेडिंग्स एकदम सीक्वेंस में याद कैसे रहती हैं? बच्चों 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसलिए याद रहती हैं। ठीक है, ओके। बच्चों ये हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है चैप्टर का। अब सेकेंड हाफ चालू होने वाला है, तो अगर आप चाहते हो ब्रेक लेना तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, सो जाओ आधे घंटे के लिए, घूम आओ कहीं पे, थोड़ा सा जब मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, उसके बाद चालू करना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। मार्केटिंग मिक्स। चलो मैं आपको पहले एक बार फिर से इंडेक्स पर ले चलता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या चल रहा है हमारे चैप्टर के अंदर। तो बच्चों अभी तक हम ये 6 टॉपिक्स डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीजों मार्केट कर सकते हैं, मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। तो ये 6 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7th टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बाकी 8th 9th 10th तो छोटे छोटे हैं। तो चलिए बच्चों 7th टॉपिक पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। सर आपने मार्केटिंग का मतलब बताया था, सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक मार्केट में ऑफर निकालो, नी और कहते कस्टमर को वैल्यू दो और एक्सचेंज करो। ठीक है सर, ये मार्केट ऑफरिंग कैसे होती है? हम नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मार्केट ऑफरिंग क्या होती है। सर आपने मार्केट ऑफरिंग का मतलब बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हो, वो सारी क्वालिटीज हो, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर कस्टमर को खरीदने के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ऑफर बोलते हैं। तो मार्केट ऑफर बनाया कैसे जाता है? तो मार्केट ऑफर बनाया जाता है मार्केटिंग टूल्स से। और मार्केटिंग टूल्स कौन से होते हैं हमारे? मेजरली वो होते हैं हमारे 4: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो डेफिनेशन क्या मार्केटिंग मिक्स की? तो मार्केटिंग मिक्स is described as a set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objective in a target market. आपने टारगेट मार्केट डिसाइड कर लिया कौन से मार्केट में को बेचना है, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें अपनाओगे जिससे अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। तो आप ये 4 चीजों पर ध्यान दोगे, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दोगे, अपने प्राइस पर ध्यान दोगे, कैसे वहां तक पहुंचेगा उस पर ध्यान दोगे, और प्रमोशन पे ध्यान दोगे। क्लियर हो गया? ओके। अब जो हम चालू करने वाले वो है हमारा पहला पी। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, पहला पी स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रोडक्ट। बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा था एक, अगर आपको याद आ रहा हो तो, व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो उसके अंदर हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़े थे, फिजिकल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों को मार्केट किया जा सकता है। तो यही हमारे प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स, सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसको हम मार्केट में ऑफर कर सकते हैं बेचने के लिए, उसे हम प्रोडक्ट बुलाते हैं।
क्लियर हो गया। अब जरा थर्ड पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है, बिसाइड फिजिकल ऑब्जेक्ट वी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन, प्लेसेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या बताओ, सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है? सर समझ में नहीं आया। देखो, आप एप्पल का फोन क्यों खरीदते हो? क्या उसका कैमरा अच्छा है, क्या उसके फीचर्स अच्छे हैं, या फिर मन को खुशी मिलती कि मेरे पास एप्पल का फोन है, मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ गया है? बताओ, दोनों के लिए खरीदते हो। एक तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, उसके फिजिकल फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देता है कि यस यू होल्ड अ नाइस फोन। आप अभी अरे मेरा सेल्फी ले सकते हो दिखा के, ये हो चेहरा ढक के ऐसे सेल्फी ले सकते हो। लोग लेते नहीं लेते हैं, इसलिए लेते हो दिखा सके जो मेरे पास सेव है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये आप फिजिकल क्वालिटीज के लिए भी प्रोडक्ट खरीदते हो, लेकिन साथ में आप साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हो। क्लियर हो गया? ओके। और प्रोडक्ट के अंदर को ध्यान रखना, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर आपकी जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप कस्टमर की कंप्लेन को अच्छे से हैंडल कर पाओ, वारंटी दे पाओ, जिससे आपका जो कस्टमर है वो रिपीट सेल करेगा। क्लियर हो गया? ओके। बट सर हम प्रोडक्ट के अंदर पढ़ने के वाले, प्रोडक्ट के अंदर बच्चों हम ये तीन चीजें डिसाइड करने वाले, क्या? ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ये इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, फीचर बनेगा, वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, और हर एक प्रोडक्ट की अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होती है, तो हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर नहीं सकते, लेकिन जो जनरल चीज है उस पर हम बात कर सकते हैं। पहला क्या है, ब्रांडिंग कैसे करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांडिंग होती क्या है पहले उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पैकेजिंग क्या क्या होती है, पैकेजिंग के काम क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे लेबलिंग के ऊपर कि लेबल कैसे डिजाइन करना है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम ब्रांडिंग पर। तो ब्रांडिंग टॉपिक होता है हमारा स्टार्टर। अभी जब हमने आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताया तो उसके अंदर ब्रांडिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको कॉमर्स क्लासेस का एग्जांपल दिया था कि जब सारे टीचर्स कॉमर्स क्लासेस के नाम से अगर पढ़ाना चालू कर देंगे तो यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, सर ये रजत सर का कौन सा है, ये आशीष सर का कौन सा है, कॉमर्स बाबा सर का कौन सा है, ये गौरव सर का कौन सा है, ये पराग सर का कौन सा है, सुनील पांडा सर का कौन सा है। तो ऑल दे आर डूइंग अंडर अ ब्रांड नेम जो उन्होंने खुद का डिसाइड किया। पराग गुप्ता सर का अपना आरकेजी इंस्टीट्यूट, कॉमर्स बाबा आशीष सर का है कॉमर्स बाबा के नाम से, है कि नहीं? सुनील पांडा सर का उनका एसपीसीसी, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस है। रजत सर का डीसी है, ठीक है ना? तो ये क्या है, उनका जो गौरव सर है वो अकेडमी के थ्रू या फिर कॉमर्स चैंपियन के थ्रू पे काम कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑल डूइंग अंडर अ ब्रांड नेम। समझ में आ रहा है? हर कोई कॉमर्स क्लासेस के नाम से काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो इसलिए आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर अपना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करना है। तो ब्रांड नेम क्या होता है? तो ब्रांड नेम इज, ब्रांड नेम छोड़ो, ब्रांडिंग क्या होता है पहले तो उस पर बात करते हैं। तो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को उसका नाम देते हैं, ब्रांड नेम देते हैं, उसका साइन सिंबल देते हैं, ब्रांड मार्क देते हैं, कुछ लोगो वगैरह देते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के सामने आपके नाम से जाए। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा हुआ है जो नीचे पैराग्राफ में दे रखा है वो क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है? क्लियर हो गया? हर कोई गाड़ी कार के नाम से आने लग जाएंगी, किसी का नाम BMW नहीं होगा, ऑडी नहीं होगा, रॉयल्स रॉयस नहीं होगा, बुगाटी नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं होगा, मर्सिडीज नहीं होगा, टाटा नैनो नहीं होगा, इनोवा नहीं होगा, तो कैसे पहचानो कि कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी है, क्या उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे? तो आप नाम से पहचान जाते हो, अच्छा इस कंपनी की गाड़ी, फिर तो बढ़िया होगी। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब ब्रांडिंग के अंदर आता क्या क्या है जरा उस पर बात कर लेते हैं। ब्रांडिंग के अंदर सबसे पहला आता है ब्रांड। आपका ब्रांड क्या है? तो ब्रांड कवर एवरीथिंग, आपका नाम, साइन, सिंबल, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, कोई टैगलाइन हो, वो सारी चीजें ये किसके अंदर आ जाती हैं? ब्रांड के अंदर आ जाती है। क्या लिखा हुआ है? अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिससे आप अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हो और बाकी अलग से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड का नाम मैकडॉनल्ड, ये ब्रांड नेम है, उसका साइन सिंबल एम आता है और फिर नीचे लिखा होता है आई एम लविंग इट। तो मतलब टैगलाइन भी है, सिंबल भी है और वो भी है। नाइकी का ले लो, नाइकी नाम ब्रांड नेम हो गया, एरो क्या हो गया उनका? ब्रांड नेम हो गया, जस्ट डू इट। तो ये क्या है? टैगलाइन है। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो ब्रांड है। नाइकी वर्ड अपने आप में एक ब्रांड है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ओके।
अब ब्रांड के अंदर मल्टीपल पार्ट्स आ जाते हैं। ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया। ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है, जो चीज हम बोल के बता पा रहे हैं वो क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। जैसे ऑडी, BMW, जैगुआर, ठीक है ना, टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, टोयोटा, है कि नहीं, रेडमी, एप्पल, सैमसंग, ये सब ब्रांड नेम है क्योंकि हम इसको बोलकर बता पा रहे हैं। लेकिन उनके जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं इनके ब्रांड मार्क, जिसको हम देख के पहचान तो सकते हैं कौन सी कंपनी का है, लेकिन हम बता नहीं सकते वो सिंबल है क्या। वो अटरेबल नहीं होता, उसको हम बोल नहीं सकते उस सिंबल को, बट हमको ये चीज पता होता है कि ये कौन सी कंपनी का। तो वी कैन रिकॉग्नाइज द कंपनी, वी कैन रिकॉग्नाइज द ब्रांड, बट वी कैन नॉट अटर दैट मार्क, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। समझ में आया? ओके। उसके बाद ब्रांड मार्क को जब आप रजिस्टर करवा लेते हो, लीगली अपने नाम पर करवा लेते हो, तो ब्रांड मार्क बदल के क्या बन जाता है, ट्रेड मार्क बन जाता है। दैट मीन्स कि वो नाम आपकी परमिशन के बगैर और कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया कि हमारे ट्रेडमार्क क्या होते हैं बच्चों? बहुत सही। अब बात करते हैं सर ये करना क्यों है, ये सारी चीजें करनी क्यों है, वाई ब्रांडिंग। तो वाई ब्रांडिंग के रीजन हम दोनों एंगल से पढ़ने वाले हैं। एक बेचने वाले के एंगल से, मतलब मार्केटिंग के एंगल से पढ़ने वाले, और दूसरा कस्टमर के एंगल से पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना, सिर्फ ये एडवांटेजेस ही 6 नंबर में पूछी जा चुकी हैं। हाँ, पूरे चैप्टर से 6 नंबर में एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग पूछ ली गई थी फ्रॉम मार्केटर्स एंड फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक आउट ऑफ इट। क्लियर हो रहा है? ओके। तो क्या दे रखा है, एडवांटेजेस टू द मार्केटर, बेचने वाले को क्या फायदा मार्केटिंग का? तो 4 मेजर फायदे हैं। पहला, आपका प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब ये कि भीड़ का हिस्सा आप नहीं बनोगे, योर प्रोडक्ट विल बी डिस्टिंग्विश्ड, डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड क्या दे रखा है, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कॉमर्स क्लासेस, तो कॉमर्स क्लासेस तो भैया देश में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ हेडमास्टर सक्षम गत्याल, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे ब्रांड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे टाटा आईपीएल, आईपीएल तो सबको पता क्रिकेट चल रहा है, लेकिन टाटा आईपीएल मतलब टाटा ने इसको स्पॉन्सर किया, तो ब्रांड नेम यहां से पता लग जाता है। टाटा हर जगह एडवर्टाइज किया जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज क्लियर। तीसरा होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो चुका है, आपके कस्टमर आपके लॉयल हैं, तो अगर आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज करोगे तो कस्टमर ज्यादा प्राइस पे कर देगा। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हो? वो आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो एप्पल का है। समझ में आ रहा है ना? आप उसके ज्यादा प्राइस, उसके एयरपोर्ट 44,000 की घड़ियां 30-30, 40-40 हजार की आ रही हैं, लोग तब भी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो एप्पल का है। तो मतलब ये आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अब आईफोन 14 आएगा, ठीक है, 13 तो आज 14 आएगा, तो मुझे एक बात बताओ, 14 को लॉन्च करने में मेहनत लगेगी, या फिर जो एप्पल का ब्रांड इतना ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, 14 तो मतलब ये समझ लो लगे हाथ ही चल पड़ेगा, लगे हाथ ही चल पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा नहीं मारने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आप न्यू प्रोडक्ट को भी इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो 4 एडवांटेज हमने देख ली। पहला हमने क्या देख लिया, डिफरेंशिएट हो जाता है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में काम आता है। तीसरा, आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। चौथा, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना इजी हो जाता है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कस्टमर्स के लिए क्या क्या फायदा है। कस्टमर्स के लिए 3 फायदा है। पहला, आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मेरा प्रोडक्ट ये रहा, तुम्हारा प्रोडक्ट ये रहा। दूसरा, ये आप ब्रांड नेम से पता लगा सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसे होगी। मतलब ये जितना अच्छा ज्यादा ब्रांड होगा उतनी क्वालिटी आप ज्यादा कहोगे कि हाँ इसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, मुझे पता है इस प्रोडक्ट के में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये फीचर्स इसके अंदर होंगे, तो एंश्योर कर सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। और थर्ड, स्टेटस सिंबल। ये तो आपको सबको ही पता, स्टेटस सिंबल एप्पल का फोन हो गया, या फिर जो लग्जरी कार्स हो गई, या फिर आप जो सोशल मीडिया पर जाके बड़ा बड़ा आप नए नए रेस्टोरेंट में जाते हो, क्यों जाते हो? स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि वी विजिट दीज प्लेसेस, वी आर ना अपर देन। एक होता है स्टेटस सिंबल लगाना कि यस वी आर समथिंग, तो ये स्टेटस सिंबल भी पॉइंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज अभी पॉपुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या फिर वहां पर गए हो। क्लियर हो गया? ओके। सर ये ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करें? आपने ब्रांडिंग की इतनी तारीफ कर दी, ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करें? मैं अपना बताता हूं। जैसे मैंने अपना चैनल का नाम बड़ा सोचा था,
पहले मैंने सोचा अपने नाम से कर लेता हूँ, सक्षम गत्याल के नाम से। फिर मैंने सोचा यार अपने नाम से तो सभी कर रहे हैं, एक कंपनी बनाएंगे आगे चल के, तो कंपनी का नाम सोचते हैं। तो कंपनी का नाम सोचा कॉमर्स क्लासेस, सक्षम गत्याल कॉमर्स क्लासेस वगैरह वगैरह। तो फिर मेरे दिमाग में आया सही, तो सक्षम गत्याल कॉमर्स क्लासेस लिखूंगा तो सिर्फ कॉमर्स का नहीं रह जाऊंगा। आगे चल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाऊँ, या टीचर्स को लाके साइंस एंड ह्यूमैनिटीज हेड को पढ़ाऊँ, तो फिर सक्षम गत्याल कॉमर्स क्लासेस हेड हो जाएगा। तो मैंने कहा एक ऐसा नाम रखते हैं जो सबके संग मैच हो जाए, जैसे अन अकेडमी है, सबके साथ मैच हो जाएगा, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आर्ट्स पढ़ो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप 5th क्लास में हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, सबके लिए अन अकेडमी का नाम जुड़ जाता है। बायजूस हो गया या वो भी हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में था मैं क्या नाम रखूं, तो मैंने एक ऐसा नाम रखा हेडमास्टर। हेडमास्टर का मतलब क्या होता है? सुप्रीम टीचर, हेड ऑफ टीचर्स, हेड मास्टर। तो फिर मैंने ये नाम डिसाइड किया, और नाम उसके आगे मैंने अपना नाम जोड़ दिया सक्षम गत्याल, तो आई एम द हेड मास्टर, ठीक है। तो ऐसा मैंने सोचा था प्लान। आप कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले आपका ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, जैसे मेरा हेड मास्टर सर का कॉमर्स बाबा, कॉमर्स चैंपियन, ऐसे नाम हो सकते हैं। स्पेल रिकॉग्नाइज आप इजीली कर पाते हो और याद आपको लंबे टाइम तक रहे। दूसरा, आपके जो प्रोडक्ट, आपका जो ब्रांड नेम है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज को दर्शाना चाहिए। जैसे कॉमर्स बाबा है तो मतलब वो कॉमर्स के बाबा है, कॉमर्स चैंपियन मतलब कॉमर्स के चैंपियन, और मैं हेड मास्टर मतलब आई एम द हेड ऑफ द टीचर्स। तो ऐसा है, वो नहीं मैं, लेकिन नाम रख दिया मैंने हेड मास्टर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्रांड नेम है वो अलग सा होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता सक्षम गत्याल कॉमर्स क्लासेस, तो एकदम बेकार सा होता है, एकदम फीलिंग में नहीं आती देख के। हेड मास्टर, आपने फिजिक्स वाला नाम जोड़ा, फिजिक्स वाला, अपनी कक्षा, अन अकेडमी, वेदांतु, बायजूस, ये क्या है? अलग से नाम, वो ना बायजूस कोचिंग सेंटर है ये नाम नहीं है। तो क्या है? बायजूस द लर्निंग ऐप, तो एक डिस्टिंक्टिव नेम है। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा आपका जो नाम होना चाहिए वो एडेप्टेबल होना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप उसको प्रॉपर्ली ब्रांडिंग कर पाओ, पैकेजिंग कर पाओ, लेबलिंग कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं भी फिट ना हो। क्लियर? इसके अलावा आपका प्रोडक्ट वर्सेटाइल होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे मैं अगर मैं कॉमर्स क्लासेस लिख देता तो मैं सिर्फ कॉमर्स का ही रह जाऊंगा, मैं बाकी जरा जा ही नहीं पाऊंगा। समझ में आ रही है चीज? तो इसलिए मैंने नाम ऐसा रखा जो वर्सेटाइल है, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ सकता हूँ, चाहे नर्सरी का हो चाहे आईएएस का हो, क्योंकि मैंने सिर्फ नाम क्या रखा? हेड मास्टर, मतलब हेड टीचर। तो टीचर तो कुछ कोई भी हो सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है। क्लियर हो रहा है? ओके। और लीगली रजिस्टर्ड कर पाओ, कॉपी ना हो किसी का, ये चीजें हैं। और स्टेइंग पावर हो, मतलब ये कि ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद कोई भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेइंग पावर होना चाहिए, लंबे समय तक टिकना चाहिए, लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का नाम। क्लियर हो गया कि ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करना है? ओके, मैं अपनी स्टोरी भी मैंने आपको बता दी। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, किस चीज का? ब्रांडिंग का। अब बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर दूसरे डिसीजन है जिसको बोलते हैं पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब मैंने बताया था, ये डब्बा को डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना, इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। डिजाइन का मतलब होता है गत्ता, ना कि इसके ऊपर का ड्राइंग। ध्यान रखना, ये गत्ता यहाँ से फोल्ड होना चाहिए, यहाँ से फोल्ड होना चाहिए। इसकी डिजाइनिंग और इसकी प्रोड्यूसिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आप कपड़े खरीद के लेकर आते हो, पॉलिथीन के अंदर आता है, पॉलिथीन उसकी क्या है? पैकेजिंग है। फोन लेकर आता, वो डब्बे में आता, वो क्या है? उसकी पैकेजिंग है। फ्रिज आता, थर्माकोल और डब्बे के अंदर, वो क्या? उसकी पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर आप पैकेज को डिजाइन करते हो, रैपर हो गया, सैशे हो गया, ठीक है ना, जैसे शैम्पू का पाउच नहीं आता है, तो वो क्या है? उसकी पैकेजिंग है। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके। अब पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकेजिंग से आप बड़े बड़े कमाल कर सकते हो, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, और लोगों जो चीज अट्रैक्ट करती है लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब बात करते हैं कौन कौन से तरीके की पैकेजिंग होती है। तो बच्चों 3 तरीके की मेजरली पैकेजिंग होती है। एक होता है, सबसे पहले जो पैकेजिंग आती है वो आती है हमारी प्राइमरी पैकेज। सर ये प्राइमरी पैकेज का मतलब क्या होता है? टूथपेस्ट की ट्यूब, टूथपेस्ट किसके अंदर होती है? ट्यूब के अंदर होती है। तो ट्यूब क्या है? बताओ ट्यूब क्या है? तो ट्यूब इज व्हाट? प्राइमरी पैकेज। फोन किस में आता है? डब्बे में आता है। तो वो डब्बा क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग 2 तरीके की होती है, एक जो जीवन भर साथ चलेगी, जैसे कि टूथपेस्ट की ट्यूब, जब तक टूथपेस्ट खत्म नहीं होती तब तक वो ट्यूब आप संभाल कर रखोगे। और एक होती है हमारी दूसरे टाइप की पैकेजिंग, जिसका मतलब आप प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दो, वो डब्बा आप साइड में रख देते हो, उसका कोई काम नहीं होता है। तो प्राइमरी पैकेज 2 तरीके की होती है, एक जैसे यूज करना चालू किया तो तुम पैकेजिंग को आप बोल देते हो तुम कौन हम कौन,
और एक होता है जो जीवन भर साथ चलेगा उस प्रोडक्ट के, उसको बोलते हैं दूसरे टाइप की पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेज ही दो तरीके की होती है, एक यूज करते हो साइड में कर देते हो और एक लंबे टाइम तक चलेगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ओके। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, अब टूथपेस्ट आपको ट्यूब में तो देता नहीं, वो छोटे से बॉक्स में देता है ना, उस बॉक्स को बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। सर ये सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों होती है? जिससे आप उसको और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाओ, नुकसान उस चीज को ना हो, ट्यूब को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हम एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेकर आते हैं। ऑल आउट खरीदिए, ऑल आउट की शीशी क्या होती है, वो प्राइमरी पैकेज होती है। जब तक वो उसका लिक्विड खत्म नहीं होगा तब तक बॉटल संभाल के रखोगे, और बॉटल किस में आता है? बॉक्स में आता है। बॉक्स क्या है? वो सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ में आ गया? ओके। और एक बड़े से कार्टून को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर सब कुछ आइटम डालते हैं, कार्टून को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, नहीं तो बच्चे ट्रेशरी बोल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मतलब होता है जो बड़े बड़े कंटेनर बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम बल्क में मटेरियल यूज करते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कर पाए, जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाए, उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई पैकेजिंग इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस समय चल रहा है वो है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आई रिपीट, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कोविड के दौरान लोग जो है वो हाथ जो लूज प्रोडक्ट है वो नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के हाथ लगते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर का हाथ लगेगा, हमारे बीच वाले इंटरमीडिएट का हाथ लगेगा, तब आपके पास प्रोडक्ट आएगा। एंड बीइंग एन हेल्दी पर्सन, बीइंग एन हाइजीनिक कंसर्न पर्सन, आप पैकेज फूड को ज्यादा प्रेफर करोगे इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन टू लूज प्रोडक्ट। तो क्योंकि राइजिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं लोगों के, तो लोग पैकेज प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान है, इसलिए आपको पैकेजिंग करनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाओ, ग्रोसरी शॉपिंग मॉल जैसे बिग बाजार हो गया, इजी डे हो गया, आप ऐसे स्टोर्स पे जाते हो, आप ट्रॉली लेकर जाते हो। ट्रॉली लेके जाने के बाद आप फूड्स को आइटम को ट्रॉली में डालते हो, कैश काउंटर पे जाते हो, बिल बनाते हो, घर आ जाते हो। तो पैकेजिंग, क्योंकि रिटेल आउट जो सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट उनकी भरमार ज्यादा हो रही है, इसलिए पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। वरना क्या होता है, आप दुकान पे खड़े होते हो, वो तोल रहा होता है, उसके अंदर मशीन में डाल रहा होता है, वजन नाप रहा होता है, देख रहा है 10 ग्राम ज्यादा हो गया, वो निकालता है, तो क्या है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो पैकेजिंग से टाइम बचता है, और सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर द फ्यूचर। अब तो ऑनलाइन का काम होगा, तो ऑनलाइन में भी तो क्या होता है, पैकेज फूड ज्यादा आते हैं, जिससे फटाफट बिक्री हो जाए, टाइम बचे। क्लियर हो गया? इसलिए पैकेजिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और क्या है सर? और तीसरा है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये कि आप प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के इनोवेशन कर सकते हो। जैसे अगर आप एक बार मिल्क का पैकेट ओपन कर लेते हो, 2 से 3 दिन ही चलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मिल्क के अंदर टेट्रा पैक्स आ रहे हैं। टेट्रा पैक्स का मतलब क्या होता है? कैसी पैकेजिंग है जिसके अंदर आप मिल्क को 4 से 5 दिन या फिर लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, एंड दैट टू विदाउट फ्रिज और रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या है? टेट्रा पैक। तो इस तरीके से भी आप इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हो, नए नए तरीके की पैकेजिंग कर सकते हो। लास्ट हमारी जो इंपॉर्टेंस वो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप इस तरीके की पैकेजिंग करते हो जो बाकी उससे अलग हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं चिप्स की, तो ये चीजें हो सकती हैं। प्लस आप इसके अंदर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। सर ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आपने अमूल का मिल्क देखा है, एक रेड कलर की थैली में आता है मिल्क, एक ब्लू कलर की थैली में मिल्क आता है। तो इससे क्या होता है? आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हो। समझ में आ रही है ये चीज? आपने कभी खाने का पैकेट देखा है, एक उस पे हरा स्टिकर होता है, एक पे ब्राउन स्टिकर होता है, एक वेज का होता है, एक नॉन वेज का होता है। तो मतलब ये आप उसको देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट वो कौन सा है। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। तो ये थी हमारी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम क्या होता है? तो पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर देते हो। अरे वो रेड कलर वाली टूथपेस्ट देना भैया, है कि नहीं? आपको पता लग जाए रेड वाली मतलब कोलगेट की बात हो रही है, व्हाइट मतलब पेप्सोडेंट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? ब्राउन कलर की जो दंत कांति होगी पतंजलि की, तो उससे आप अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाते हो। अरे भैया वो पॉन्ड्स की शीशी आती है, आपकी नहीं आती है, तो वो क्या है? पैकेजिंग, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट है। सर हम पैकेजिंग और किस लिए काम आते हैं? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीकेज से, स्पॉइलेज से, पिल्फरेज से। पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी।
इससे आप क्लाइमेट इफेक्ट से बचने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पैकेजिंग अच्छी करते हो। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर लिपस्टिक ऐसे आने लग जाती ट्यूब जैसे लगा करके, तो क्या लड़कियां लगाती? वो पैकेजिंग क्या आती है, रोल करो, तो ये क्या है, कन्वीनियंस। आप उस प्रोडक्ट को इजीली अच्छे से यूज कर पाते हो। वो ब्रश आता ना तो ये क्या है, वो पैकेजिंग है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इजीली कन्वीनियंटली यूज कर पाए। समझ में आ रहा है? और लास्ट पॉइंट क्या, प्रोडक्ट प्रमोशन। आप पैकेजिंग इस तरीके से करते हो चमक धमक वाली, तो उस पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से? पक्का? आगे कंटिन्यू करें? ओके। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया किस चीज का, पैकेजिंग का। ओके, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं लेबलिंग के बारे में। प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, बात कर रहे हैं लेबलिंग की। लेबलिंग का मतलब क्या है, इस डब्बे के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी चित्रकारी हो रही है, जो भी फोटो हो रही है, ये क्या है, लेबलिंग है। तो लेबलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। इट कैन बी अ सिंपल टैग और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजों को डिसाइड करना क्या होता है, लेबल होता है। पक्का? ओके। अब बात करते हैं लेबल्स के फंक्शंस क्या होता है, लेबल हम करते हैं क्यों, लेबल का काम क्या क्या होता है। सबसे पहला तो आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है सारी चीजें, तो आप उसको देख के पहचान सकते हो कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरा प्रोडक्ट है। जैसे बिजनेस स्टडीज की दो किताबें, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की है, तो मम्मी ब्लू वाली बिजनेस स्टडीज की किताब ले आना, ग्रीन वाली बिजनेस स्टडीज की किताब ले आना। तो इससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। समझ में आ रही है ये चीज? पक्का? कोई डाउट? एप्पल का डब्बा होता है, उसके ऊपर सिर्फ एप्पल का साइन लिखा होता है, तो मम्मी वाला डब्बा देना जिसके ऊपर सिर्फ सेब बना है, तो आप उसको लेबल से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो एप्पल का है। क्लियर हो गया? ओके। ब्लू वाले पैकेट्स किसके होते हैं, अंकल चिप्स के होते हैं, तो आप इसलिए आइडेंटिफाई कर पाते हो। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड प्रोडक्ट क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स। लास्ट की 3 लाइन है ना बच्चों, वो पढ़ लेना। इसका मेन काम क्या होता है, ऊपर तो एग्जांपल दे रखा है, वो रीड कर लेना, तो खास है नहीं। आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या इस बारे में प्रोडक्ट और उसके स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या हैं, उसको यूज कैसे करना है, कोई इसका हार्म इफेक्ट्स तो नहीं है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी लेबलिंग के अंदर आती हैं। कभी आप प्रोडक्ट के पीछे देखना, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, हाउ टू यूज लिखा होता है, वार्निंग लिखी होती है, कि इसके अंदर कैलोरीज हैं, वो सब लिखा होता है। तो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है उसका बताते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स है वो सारी चीजें बताते हैं। जैसे मैं आपको ये बॉक्स दिखाऊंगा, इसके अंदर देखो सारे इसके फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए, आपको दिखेगा नहीं, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ इनसाइड द बॉक्स पैकेज कंटेंट, कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, आपको दिखेगा नहीं, बस बता रहा हूँ। पैकेज कंटेंट क्या देखा है, डिजिटल पेन, एक्स्ट्रा टिप्स, बैटरी, यूएसबी केबल, सीडी। तो ये क्या है, पैकेज कंटेंट। तो ये भी चीज इसके अंदर दिखी होती है। क्लियर? ओके। थर्ड आता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट मैंने बच्चों को अमूल वाला एग्जांपल दे दिया था, आपको मैंने वेज नॉन वेज वाला भी एग्जांपल दे दिया था। ग्रीन कलर का स्टिकर है तो आपका वेज हो जाता है, ब्राउन कलर का स्टिकर है तो आपको नॉन वेज हो जाता है। ब्लू कलर की थैली पर अमूल लिखा है तो आप बोलोगे कि हाँ ये कैटेगरी का है, रेड पे लिखा है तो अब ये कैटेगरी का है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट को ग्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हमारा फोर्थ फीचर या फंक्शन क्या है, हेल्थ इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बड़ा बड़ा 50% ऑफ, 30% ऑफ, 10% एक्स्ट्रा। तो इससे क्या करने वाले हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इससे अटेंशन ग्रैब होती है, चमक धमक वाला प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रमोशन हो जाता है। लास्ट कुछ खास नहीं इसके अंदर, वो लास्ट पॉइंट हमारा, कानून के अंदर इंफॉर्मेशन जो बोली गई है वो भी आप उसके दिखा सकते हो। जैसे कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जो इंजूरियस टू हेल्थ है, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी वार्निंग लिखा होता है, एल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, च्यूइंग और टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये क्यों दे रखा होता है, कंपनियों को शौक आ रहा बताने का? नहीं, ये कानून में रिक्वायरमेंट है कि कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो यू हैव टू राइट द वार्निंग। बस, तो लेबल में आप वो सारी चीजें भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है आपको बच्चों पॉइंट? बहुत सही। तो बच्चों ये हमारा 4 पीस में पहला पी कंप्लीट होता है, दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट वाला टॉपिक हमारा होता है क्लियर। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं दूसरे के बारे में, वो है हमारा
प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो हम बात किसके करने वाले हैं, हम प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर लंबा लग रहा है तो मैं भी बोलता हूँ सेकंड ब्रेक ले लो, थर्ड ब्रेक ले लो और घूम कर आओ, फटाफट से घूम कर आओ, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी है। वन शॉट लेक्चर है, मतलब पूरे लेक्चर को हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो बायर पे करता है, किसको पे करता है, सेलर को पे करता है। क्यों पे करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पे करता है, उसे हम प्रोडक्ट की प्राइस बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे फीस दे रहे हो पढ़ने के लिए, वो एक प्राइस है। आप बस से स्कूल जाते हो तो बस की फीस क्या है, वो भी एक प्राइस है। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो भी एक प्राइस है। वो बात अलग है, टेलीग्राम से डाउनलोड करते हो, लेकिन प्राइस है। क्लियर हो गया। और कोई भी प्रोडक्ट बिना प्राइस टैग के नहीं आता, अगर आता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मुद्दे की चीज ये आ रही है, कैसे डिसाइड करें किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। आई रिपीट, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए वो डिसाइड हम इसमें करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट की खुद की कॉस्ट। आपको वो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, इसके साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसकी प्रमोशन करने में, उसकी सेलिंग करने में कितना खर्चा आ रहा है, ये सारी चीजें कंसिडर करोगे। उसके बाद अपना छोटा सा प्रॉफिट ऐड करोगे, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका प्राइस कितना होना चाहिए। तो मतलब ये, your product cost should be the minimum price that you can charge। इससे नीचे चार्ज करोगे तो बेटा कर क्यों रहे काम, फ्री में बांट दो, नुकसान क्यों लेना। तो कम से कम जितना आपको खर्चा आ रहा है उतना तो आप प्राइस चार्ज करोगे ही करोगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, बहुत सही। तो वही चीज लिखा हुआ है। और हमारे खर्चे तीन टाइप के होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन करो ना करो खर्चा होना ही होना है। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा खर्चा, कम प्रोडक्शन कम खर्चा। और होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये कुछ फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट इसका वेरिएबल रहेगा। तो कम से कम ये है कि आप इतनी प्राइस तो चार्ज करोगे जिससे आपका खर्चा निकल जाए। क्लियर, ओके। सेकंड पॉइंट आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। बच्चों ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था, प्रोडक्ट कॉस्ट बताता है कि कम से कम प्राइस कितनी होनी चाहिए, लेकिन यूटिलिटी और डिमांड बताता है कितनी ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। जिस प्रोडक्ट का जितना बढ़िया यूज होगा, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी, आप उतना ही ज्यादा चार्ज कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट बताता है लोअर लिमिट, यूटिलिटी डिमांड बताता है अपर लिमिट, कितनी आप डिसाइड कर सकते हो। और लॉ ऑफ डिमांड आपने भी पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ रखा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो आप ये भी चीजें फॉलो कर सकते हो। और प्लस हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ रखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने पर अगर डिमांड चेंज हो रही है, ज्यादा चेंज हो रही है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा नहीं चेंज हो रही है। तो मतलब ये, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो आप कम प्राइस चार्ज करोगे तो डिमांड ज्यादा चेंज होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा चार्ज करोगे तो कम डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर प्रोडक्ट इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस कम रखोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा बेच पाओ। और अगर आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस के चेंज करने पर डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस चेंज करने पर, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करो ना भाई। अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पर कस्टमर की डिमांड तो चेंज नहीं होता, तो ज्यादा चार्ज करो, ज्यादा चार्ज करो तो सेल्स ज्यादा होगी, सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो मतलब ये, इफ योर प्रोडक्ट हैज इनइलास्टिक डिमांड देन यू शुड कीप प्राइस ऑन द हायर लेवल सो दैट यू कैन सेल्स कैन इंक्रीज। और आपने प्राइस कम कर दी तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट आता है आपका कंपटीशन कितना मार्केट में। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन से लड़ने के लिए प्राइस कम रखी जाती है। और कंपटीशन कम है या बिल्कुल ही नहीं है तो भाई आपकी मर्जी, जो मन में आप प्राइस चार्ज कर लो। If you have less competition, then you can charge higher price. If you have more competition, then you can charge lower price, जिससे आप competition easily survive कर पाओ। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ओके। 3 पॉइंट हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या देखा बच्चों, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कभी कभी जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स को एसेंशियल गुड्स मान लेती है और उसकी प्राइस वो रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब ये कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोगों को चाहिए, बहुत जरूरी लोगों को चाहिए,
और जो कंपनीज होती हैं वो उसके ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर कर सकता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस पे लिमिट लगा सकता है, जिसको हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं, प्राइस सील लगा सकता है, मतलब इससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में भी हमको प्राइस को, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ध्यान में देना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, मार्केटिंग मेथड यूज। आपने कौन कौन से तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, मतलब ये कैसे आपने लोगों को हायर किया हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, आप उसका प्रमोशन कैसे कर रहे हो, आप अलग से डिफरेंशिएट, आपकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजों का भी तो खर्चा आप अपने कस्टमर से लोगे नहीं लोगे। आप कस्टमर को उधार पर सामान दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो कि किस्त बाद में चुकाते रहना, तो आप ये सारे कॉस्ट भी तो रिकवर करोगे। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको ये वाला पॉइंट? बहुत सही। तो ये क्या है हमारा मार्केटिंग मेथड यूज। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि प्राइस डिसाइड करने के पीछे आपको मेन और क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म में कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप प्राइस रखोगे ज्यादा, क्योंकि आपको कम टाइम में कमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा प्राइस रखोगे। और आपको लॉन्ग टाइम में पैसा कमाना है, आई रिपीट, अगर आपको लॉन्ग टाइम में पैसा कमाना है तो आप प्राइस रखोगे कम, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें और आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर हो गया? इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, प्राइस शुड बी हाई। इफ यू इंक्रीज योर प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, योर प्राइस शुड बी लो। सेकेंड होता है मार्केट शेयर लीडरशिप ऑब्टेन करना, मतलब आप मार्केट के बादशाह बनना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट हर जगह बिके, और आप चाहते हो अगर प्रोडक्ट हर जगह बिके तो आपका प्रोडक्ट कम प्राइस का होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सके। तभी एमआई के फोन सस्ते आते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद लेते हैं। थर्ड है हमारा सर्वाइविंग इन द मार्केट, मतलब ये कंपटीशन इतना भयंकर है कि आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो यू शुड चार्ज एज लेस एज पॉसिबल। भले डिस्काउंट भी देना पड़े लेकिन दो, लेकिन किसी तरह अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिठाओ। तो उसको सर्वाइव करना है तो कम से कम प्राइस में आपको अफोर्ड करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ओके। लास्ट पॉइंट आता है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इसका मतलब सिंपल सा ये है, सिंपल सा ये कि अगर आप चाहते हो क्वालिटी लीडरशिप आए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसके लिए आपको ज्यादा प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा पॉइंट? तो यू हैव टू चार्ज हायर प्राइस इफ यू वांट टू अटेन क्वालिटी लीडरशिप, जस्ट लाइक एप्पल। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है किसके बारे में? प्राइस के बारे में। मैं फिर से एक बार आपको इंडेक्स पे लेके जा रहा हूं बच्चों, गौर से देखो इंडेक्स में अभी तक हम कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम इस चैप्टर के 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ 2 टॉपिक्स और बचे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी करीबन करीबन हमको 1.5 घंटा होने वाला है इस चैप्टर को लेके, ठीक है? तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं विद आवर 9th टॉपिक, मार्केटिंग मिक्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए उस पेज पर चलते हैं और देखेंगे अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, अब बात करते हैं प्लेस की या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था, तो बताया था कि पढ़ा ही देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा इतना सा मीनिंग होता है कि कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। ठीक है? इसके अंदर हम 2 डिसीजन लेते हैं। पहला ये लेते हैं कि कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट फिजिकली कैसे मूव करेगा, और दूसरा हम ये डिसीजन लेते हैं कि कितने इंटरमीडिएट्स हम बीच में अपॉइंट करेंगे, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कितने हम अपॉइंट करने वाले हैं। ये डिसीजन हम किसके अंदर लेते हैं? हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि यहाँ पर कितने इंटरमीडिएट्स हम रखने वाले, मतलब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर तक डायरेक्टली हम ही, मतलब प्रोड्यूसर ही सामान पहुंचाएंगे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करेंगे और फिर इंटरमीडिएट्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाएंगे। एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमको पड़ेगी ही नहीं, रीड कर लेना बस, ये है। देखो बच्चों डायग्राम देखो, सबसे पहले जो हमारे सामने हेडिंग आ रही है वो कौन सी है? एक सेकेंड,
बच्चों सबसे पहले जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है वो है डायरेक्ट चैनल, और ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, 0 लेवल। 0 लेवल का मतलब है कि आपके बीच में और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली किसको बेच रहा है, प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेच रहा है, बीच में कोई भी नहीं है। इसे टेक्निकल वर्ड्स में D2C बोला जाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर बोला जाता है। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है, बीच में हम इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट कर रहे हैं। ये 3 लेवल से हो सकता है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल का मतलब बीच में एक व्यक्ति होगा, 2 लेवल का मतलब बीच में 2 व्यक्ति होंगे, और 3 लेवल का मतलब बीच में 3 पर्सन होंगे। 1 लेवल में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कौन होगा, रिटेलर होगा। 2 लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच में होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा। और थर्ड में जब कोई बड़े लेवल का काम हो रहा होता है तो मैन्युफैक्चरर के बाद पहले एजेंट आता है, एजेंट के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, रिटेलर के बाद फिर कस्टमर आता है। तो ये चैनल भी चलता है। तो 2 चैनल होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट चैनल और एक इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट में सिर्फ एक होता है 0 और इनडायरेक्ट होता है 3, 1, 2 और 3। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये टेक्स्ट है वो बच्चों आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दे रखा है, वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, कुछ एग्जांपल वगैरह वो आप देख लेना। इसके बाद आता है बच्चों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। 4 कंपोनेंट्स है मेजरली जो आपको पढ़ने हैं। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तभी आप उसको बेचना चालू करोगे, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, फिर आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो। देख रहे हो ना, गोल घूम रही है चीजें। कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, फिर आप कस्टमर को प्रोडक्ट दो। तो ये रिवर्स में चीजें चलती रहती हैं। और ध्यान रखना, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर बढ़िया नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहीं का कहीं चला जाएगा। मंगाया कुछ था, भेजोगे कुछ, मंगाया 2 क्वांटिटी था, भेजोगे आप 4 क्वांटिटी, तो भैया बिगड़ सकते हैं हालात आपके या आपके कस्टमर के। तो ऐसे केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर गलत हो गया ना तो कस्टमर हो जाएगा नाखुश, अगली बार से आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ना ही किसी को रिकमेंड करेगा कि आपके पास से प्रोडक्ट को खरीदा जाए। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कहां तक आप पहुंचाओ जिससे आपका प्रोडक्ट बिक जाए। पॉइंट ऑफ सेल तक आपको सामान पहुंचाना है प्रोड्यूसर की जगह से, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए। हम ट्रांसपोर्टेशन अंदर देखते हैं, किसके अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड जो पॉइंट बच्चों हम देखते हैं वो है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। वेयर हाउसिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक जगह पे स्टोर कर रहे हो, उसको सीक्वेंस में सॉर्ट कर रहे हो। सॉर्ट का मतलब होता है सीक्वेंस में लगा रहे हो, एक कैटेगरी का एक जगह दूसरी कैटेगरी का, तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जिससे आपको जैसी सेल हो आप तुरंत वहां से निकाल लो। वेयर हाउसिंग हम करते क्यों है, वाई वी स्टोर प्रोडक्ट इन आवर वेयर हाउस, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कल को कोई दिक्कत होगी, पीछे से सप्लाई नहीं आई, तो कम से कम हमारे पास इतना प्रोडक्ट होगा कि हम अपने कस्टमर को बेच पाए। ये चीज होती है। और सेकंड होता है कि मान के चलो हम प्रोड्यूसर है, हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब मुझे पता है कि बिकने में टाइम लगेगा, तो फैक्ट्री में रखेंगे तो जगह घेरेगी, तो इसलिए हम उसको वेयर हाउस में रख देते हैं। क्लियर हो गया? तो मेजरली यही 2 रीजंस होते हैं कि कल को मान के चलो पीछे से प्रोडक्ट नहीं आया या उसको टाइम लग रहा है, तो मेरा कस्टमर लौट के ना चले जाए, मैं कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे दूं। क्लियर हो गया? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। पक्का? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे नीचे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पेरिशेबल हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए जमा होते हैं, तो आप कोशिश करते हो कि प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे आपका वेयर हाउस हो। और सेकेंडली, आपका प्रोडक्ट मान के चलो बहुत बल्कि है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, तो आप जो वेयर हाउस है वो कहाँ रखते हो, जहां पर आपका मार्केट है, जहां पर बिकता है, तो वहां से जल्दी ट्रांसपोर्ट होकर वहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा, वेयर हाउसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो ये है बच्चों, जितने ज्यादा वेयर हाउसेज होंगे उतना ज्यादा आप एरिया बड़ा कवर कर पाओगे इजीली। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो आपका सिर्फ दिल्ली में एक वेयर हाउस है, वहां से आपको प्रोडक्ट बेचना है ऑल ओवर इंडिया में, तो टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब मान के चलो आपके हर एक स्टेट में एक वेयर हाउस है, तो मान के चलो तमिलनाडु में आपका एक वेयर हाउस है और तमिलनाडु में चेन्नई में आपको किसी को प्रोडक्ट बेचना है, तो क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। तो मतलब ये, जितने ज्यादा आपके वेयर हाउसेज होंगे उतना ज्यादा आप कस्टमर को जल्दी सर्व कर पाओगे, लेकिन आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा।
और जितने कम आपके वेयर हाउसेज होंगे उतना कम खर्चा होगा, लेकिन कस्टमर को आप बढ़िया तरीके से सर्व नहीं कर पाओगे, उसको टाइम लगेगा डिलीवरी के अंदर। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन योर कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड सेकेंडली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन या सर्विंग। क्लियर हो गया? ओके। लास्ट आता है बच्चों हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल। ये पहले ही आपको 2 पैराग्राफ अच्छे से याद करना है, बाकी सब वही घुमा फिरा के कहानी दे रखी है, आपको मैं 2 पैराग्राफ समझाऊंगा, बस उतना ही आपको याद करना है। इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि कितना स्टॉक आपको अपने पास रखना है। वेयर हाउसिंग में तो ये बताता है स्टोर करना है, लेकिन कितना स्टोर करना है वो इन्वेंटरी कंट्रोल बताता है। क्योंकि बच्चों 2 चीजें होती हैं, जब भी आप सामान अपने पास स्टोर करके रखते हो तो उसके 2 खर्चे होते हैं। पहला, जो पैसा उसमें ऑलरेडी खर्च हो गया वो पैसा अब आपका ब्लॉक हो गया, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा आपको मिलेगा नहीं। और दूसरा ये, उस सामान को रखने का भी तो खर्चा होता है। आप वेयर हाउस में रखते हो, वेयर हाउस खुद का है तो ऑब्वियस सी बात है बिजली का खर्चा जाएगा, आपका चौकीदार का खर्चा जाएगा, और अगर रेंट का है तो रेंट का खर्चा एडिशनल बढ़ जाएगा, और प्लस जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, उनसे बचाने का खर्चा आपका अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है, कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को कैरी करने का कॉस्ट, संभाल के रखने का कॉस्ट, प्लस उसको स्टोर करने का कॉस्ट, उसके जो ब्लॉक हो गया पैसा वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्व करना चाहते हो तो आपको अपने पास इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती है, और कस्टमर को सर्व कम करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, बाद में मंगवा के दे दूंगा। तो आपको इस चीज का भी बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वही चीज घुमा फिरा के लिखी हुई है। और यहाँ पे लास्ट में एक बात और ऐड कर दी इसके अंदर कि कितना सामान आपको स्टोर करके रखना है या कितना सामान आपको प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में। तो ध्यान रखना, अगर आपने डिमांड करेक्टली एस्टिमेट कर लिया तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि आप उतना ही प्रोडक्शन करोगे, उतना ही सामान आप स्टोर करोगे। क्लियर हो रहा है? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक और टॉपिक था कि हम कौन सा चैनल अपनाएं, डायरेक्ट अपनाएं, इनडायरेक्ट अपनाएं, 1 लेवल अपनाएं, 2 लेवल अपनाएं, 3 लेवल अपनाएं, वो टॉपिक हो चुका है डिलीट। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं वन शॉट में लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू कैन रीड इट फ्रॉम बुक इटसेल्फ। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हो। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा प्रमोशन। प्रमोशन को हम सेलिंग कॉन्सेप्ट से ध्यान रखेंगे। आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, खर्चे बहुत कम है, उसमें कॉस्ट भी बहुत कम है, मस्त प्रोडक्ट आपका, लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो क्या कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो मतलब ये हो गया है कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि देखो मेरा प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ क्वालिटीज हैं। फिर आप उसको कन्विंस करोगे, देख भाई तेरे जरूरत का प्रोडक्ट है, प्लीज इसको खरीद ले, मुझे दाम दे दे, प्रोडक्ट ले ले, तू मौज कर। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? प्रमोशन बुलाते हैं। तो प्रमोशन इज द प्रोसेस बाय विच वी यूज कम्युनिकेशन टूल्स in order to communicate the features, the description of our product to a customer and we persuade or we convince him to buy our product. इस चीज को हम क्या बुलाते हैं? प्रमोशन बुलाते हैं। क्लियर? ओके। फिर आता प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उसके मिक्सचर को विद द बजट, कितना हमारा बजट है उस हिसाब से हम कितना टूल्स को यूज करते हैं, उससे हम क्या बुलाते हैं? प्रमोशन मिक्स बुलाते हैं। और हम इसके अंदर 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, 4 तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल्स प्रमोशन, और चौथा है हमारा पब्लिक रिलेशंस। तो एक एक करके चारों को पढ़ते हैं, और ये 4 कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक लेना है, ले लो, थोड़ी देर में आ जाना वापस, कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा प्रमोशन मिक्स आ रहा है वो आ रहा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपने हर जगह देखी है, आपको पता भी है एडवर्टाइजमेंट होती क्या है। आप यूट्यूब पे वीडियो ओपन करते हो, एक ऐड आती है, रोड पे जाते हो तो चारों तरफ होर्डिंग्स दिखते हैं, बिल्कुल आता है। गूगल पे कोई सर्च करो तो फेसबुक ओपन करते हो तो उसी की ऐड आ रही होती है। न्यूज़पेपर ओपन करो तो उसमें ऐड है, मैगजीन देखो तो उसमें ऐड है, टीवी चलाओ तो उसमें ऐड है। आपने हर जगह एडवर्टाइजिंग देखी है, बिल्कुल देखी है। तो एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या, टाइम पास से वो पढ़ लेते एक बार। एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन
व्हाट डू यू मीन बाय इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पर आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हो, पर्सनल नेचर में नहीं हो रहा, इम्पर्सनल नेचर में हो रहा है। पेड बाय द मार्केटर, मतलब ये कि कोई बेचने वाला व्यक्ति है, जो मार्केटर है, जो स्पॉन्सर है, वो पे करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। और एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ देखा? सोशल मीडिया पे देखा है, न्यूज़पेपर में देखा, टीवी पे देखा है, मैगजीन में देखा, रेडियो पे देखा। यहाँ पर क्या होती है, एडवर्टाइजिंग होती है। ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग को प्रमोशन से मिक्स मत कर देना। प्रमोशन एक बड़ा टर्म है, एडवर्टाइजिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कितने फीचर है बच्चों हमारे पास? बेसिकली 3 फीचर दे रखे हैं। पहला पेड फॉर्म, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। और तीसरा यहाँ पर क्या, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब ये यहाँ पर एक पर्सन है जो पैसे पे करता है और वो एडवर्टाइजमेंट करवाता है। क्लियर हो गया? सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था, और कुछ इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है रात को, इस समय रात का 1:10 हो रहा है जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे रिकॉर्डिंग चालू करी थी और करीब 2 घंटे होने वाले और रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। अब बात करते हैं मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या क्या है? सबसे पहला मास रीच, मतलब ये आप एडवर्टाइजिंग से घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप 1 to 1 जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, जिंदगी बीत जाएगी, जायदाद बिक जाएगी, लेकिन नहीं होगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग करके आप एक बार में दुनिया लेवल तक पहुंच सकते हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू। सेकंड क्या होता है? एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपको लगता है इसकी तो मैंने ऐड देखी है, मैं जानता हूँ इस प्रोडक्ट क्या है, अच्छा प्रोडक्ट होगा, खरीद लेते हैं। और एक है अननोन प्रोडक्ट, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, दूसरे वाले प्रोडक्ट को खरीदोगे क्योंकि आपने उसकी ऑलरेडी ऐड दे रखी है। आपको लगता है कि इतनी ऐड करी है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो दम होगा ही होगा, तो मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। थर्ड होता है हमारा एक्सप्रेसिवनेस, मतलब एक छोटे से प्रोडक्ट को हम इतना एक्सपर्ट करके दिखा देते हैं। एक फोन होता है, लेकिन फोन को हम एक्स्ट्रा फीचर में दिखाते हैं। एप्पल की ऐड देखी कभी? बच्चा खेल रहा है, तोड़ रहा है, गिरा रहा है, घूम रहा है। तो ये क्या है? मतलब एक छोटे से प्रोडक्ट को, एक सिंपल से मैसेज को, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, उन्होंने कितना एक्सप्रेसिव तरीके से बताया। होता नहीं होता है? थम्स अप की ऐड है, आज कुछ तूफानी करते हैं, अक्षय कुमार पता नहीं कहां कहां से जंग कर रहा है, सलमान खान लड़ाई कर रहा है, शाहरुख खान लड़ाई कर रहा है, ठीक है ना, क्रिकेटर्स को दिखा रहे हैं, वो एरो जूम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। वो क्या है? ये एक्सप्रेसिवनेस है भाई, कोल्ड ड्रिंक पी लो। लेकिन सिंपल से मैसेज को इस टेक्नोलॉजी की मदद से कितना बढ़िया कर देते हैं। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एक्सप्रेसिव भी कर सकते हैं। और लास्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हम कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कम खर्चे में हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई। मतलब ये, अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करके 10 लाख लोगों तक पहुंच रहे हो, तो मतलब आपको एक पर्सन पर 1 रुपए का खर्चा आया। समझ में आई ये चीज? एक पर्सन तक पहुंचने में सिर्फ 1 रुपए का खर्चा आया, आपने 10 लाख रुपए खर्च करे 10 लाख तक पहुंचने के लिए। तो मतलब आपकी पर पर्सन कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 1 रुपए। तो मतलब ये टोटलिटी में देखा जाए तो काफी सस्ता पड़ता है। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग का टॉपिक बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस को कम कर दिया है। ओके। दूसरा जो बच्चों हमारा प्रमोशन टेक्निक आता है वो है पर्सनल सेलिंग। सर पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति आपको बड़े लाड प्यार से प्रोडक्ट दिखाता है, आपको पुचकारता है और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, उसे हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। समझ में आया? आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार आपको प्रोडक्ट दिखाता है, समझाता है, फिर वो आपको बेचता है, तो ये क्या? पर्सनल सेलिंग है। जो घर पे सेल्समैन आते हैं प्रोडक्ट दिखाने के लिए, वो भी क्या है? पर्सनल सेलिंग है। आप मोबाइल शॉप पे जाते हो, मोबाइल पर्सन आपको पूरा मोबाइल चेक करा के दिखाता है, ये क्या है? पर्सनल सेलिंग है। समझ में आ रही है चीज? पर्सनल सेलिंग क्या है? ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसका ओरल प्रेजेंटेशन बातचीत के तौर पर होता है, कॉन्वर्सेशन के तौर पर होता है, जिसके अंदर हम कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो रहा है? पक्का? ओके। फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग का? पहला क्या है? पर्सनल फॉर्म। पर्सनल फॉर्म का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या हो रहा है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो रहा है।
एडवर्टाइजिंग के अंदर इम्पर्सनल था, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये पर्सनल फॉर्म का मतलब यहाँ पर सेल्समैन और आप डायरेक्टली फेस टू फेस कांटेक्ट करते हो। दूसरा फीचर क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, बातचीत रिश्तेदारी बिल्ड हो जाती है। जैसे आप किसी दुकान पर अक्सर जाते हो तो वहां पर आपकी जान पहचान बन जाती है, फिर आपका उधारी चालू हो जाता है, तो मतलब ये कि रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। फिर आपसे पूछते हैं बेटा मम्मी कैसी है, भैया कैसे हैं, पापा कैसे हैं, दादा कैसे हैं, दादी कैसे, पूछते हैं ना हाल चाल, तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड होती है। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं मेरिट्स। पर्सनल सेलिंग के फायदे क्या क्या हैं? तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान के चलो किसी कार के शोरूम में मुकेश अंबानी जी पहुंच गए, तो सेल्समैन क्या बोलेगा, सर मैं कार की चाबी लेकर आऊं या फिर दुकान की या शोरूम की चाबी लेकर आऊं? समझ में आ रही है चीज? और अगर आप जाओगे तो आपसे पूछेगा भैया कौन सी गाड़ी चाहिए? तो समझ रहे हो, मतलब ये जैसा व्यक्ति है उस हिसाब से आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, उसके नीड्स के, उसकी जरूरतों के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है चीज? जैसे अगर हम बात करें, आप किसी कार शोरूम में जाओ तो आपसे पूछेगा सर आपका बजट कितना है, आप किस पर्पस के लिए कार खरीद रहे हो, डेली रूटीन के लिए या फिर अक्सर घूमने जाने के लिए, ठीक है, आप अपने लिए खरीद रहे हो, अपने घर वालों के लिए किसे खरीद रहे हो, तो वो सारे आपसे सवाल करता है, फिर उस हिसाब से डिसाइड करता है कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसा पर्सन वैसा वो। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक एड बना दी, अब वो एड आप देखो, आपके पापा देखें, आपका बेटा देखे, आपका भाई देखे, आपकी बहन देखे, आपकी मम्मी देखे, आपकी मौसी देखे, सबके लिए वो एक ही एड है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो बोलने का तरीका, एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका। क्लियर हो गया? ओके। आगे क्या दे रखा है, डायरेक्ट फीडबैक। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेलर होता है उसके पास डायरेक्टली फीडबैक आ जाता है कस्टमर का, तो उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है खरीद लेगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो चेंजेस करके फिर कोशिश करेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने की। तो यहाँ पे डायरेक्टली फीडबैक आ जाता है। और थर्ड क्या है, मिनिमम वेस्टेज। मतलब ये एडवर्टाइजिंग आपने करा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने 10 लाख रुपए खर्च किए और आप 10 लाखों तक पहुंच गए, 10 लाख लोगों तक पहुंच गए, तो मतलब आपको 1 रुपए खर्चा आया 1% तक पहुंचने में। बट मान के चलो उसमें 2 लाख लोगों तक तो किसी काम के ही नहीं थे, उनको तो प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं था, उन्होंने तो एड को देख के अनदेखा कर दिया, तो मतलब ये वहां पर आपके 2 लाख रुपए खराब हो गए, हो गए नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, किससे आपको बात करनी, किसका आपको प्रोडक्ट बेचना है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1-to-1 बात करनी है। तो इस केस में क्या होता है कि आप वेस्टेज कम करते हो। जैसे कभी दुकान पर आते हो, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा आदमी आता है तो सेल्स मैनेजर खुद आके उसको डील करता है, कोई छोटे मोटे कस्टमर आते हैं तो सेल्समैन डील करते हैं। तो कहने का मतलब है कि किस पर कितना टाइम एफर्ट करना है आप अपने पर्सनली डिसाइड कर सकते हो। आपकी जो वेस्टेज होती है टाइम के केस में, पैसे के केस में, वो कम हो जाती है। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड आता है हमारा सेल्स प्रमोशन। अब सर ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है? जब भी आपको लालच दे, कोई भी अगर आपको लालच दे कि आपको प्रोडक्ट कभी खरीदना है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बिजली का बिल का पेमेंट करना है, ठीक है, ऑनलाइन, आपके पास 10 दिन का चांस है और आपके मूड में है कि मैं 10 दिन बाद ही पे करूंगा, ठीक है, आखिरी दिन ही पे करूंगा। लेकिन अगर आज आपको ऑफर दिया है 60 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, तो क्या करोगे? आप अभी ही पे कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लालच दिया कि तुरंत पेमेंट करोगे तो कैश पे 60 रुपए का मिल जाएगा, 60 रुपीज का मिल जाएगा, तो आप कर दोगे। तो यहाँ पर क्या है, सेल्स प्रमोशन। आपको एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिया गया, आपको छोटा सा लालच दिया गया कि इमीडिएट ट्रांजेक्शन कर लो। समझ में आ रही है चीज? वही चीज आप टीवी पे ऑफर देखो, टीवी बैठा आता है कि तो पहले 10 कस्टमरों को डिस्काउंट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो वो आपको लालच दे रहे हैं कि अगर आपने अभी खरीद लिया तो डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म लालच देना जिससे आपका प्रोडक्ट बिक जाए, उसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। समझ में आ गया? और इसको सेल्स प्रमोशन को आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ये इनके संग ही जुड़कर किया जाता है या अलग से नहीं किया जाता है। कौन कौन से तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं? रिबेट देना, सस्ता देना, डिस्काउंट देना, रिफंड मतलब कैशबैक देना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मतलब ये कि पेन के संग रबर देना, शार्पनर देना, ठीक है ना, लैपटॉप के संग लैपटॉप बैग दे देना, हेडफोन्स दे देना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। क्वांटिटी गिफ्ट, बाय वन गेट वन, 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, इंस्टेंट और साइन गिफ्ट, स्क्रैच कार्ड वगैरह करवाना हो गया, लकी ड्रॉ, पर्ची निकालो, अरे वाह आपका नाम आ गया, ठीक है। यूजेबल बेनिफिट मतलब आप ये प्रोडक्ट खरीदो, उसके तरह आपको मिलेगा वाउचर, जिसको आप फर्दर किसी चीज में यूज कर सकते हो।
फुल फाइनेंस एट द रेट 0%, मतलब आसान किस्तों में बिना इंटरेस्ट का प्रोडक्ट खरीद दो, फ्री सैंपल देना, कॉन्टेस्ट वगैरह कराना, ये सारे तरीकों से आप क्या कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, लोगों को लालच दे सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। क्लियर हो रहा है? ओके। अब बच्चों चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बस 5 मिनट का टॉपिक और रह गया है और फिर फाइनली हम क्लास को कर देंगे एंड। करीबन करीबन 2 घंटा चला गया वन शॉट लेक्चर, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ाना था, डिटेल में पढ़ाना था, क्योंकि मैं रिवीजन कराऊं ना, अगर आपको से ऊपर से पढ़ा दूं तो सिर्फ मुझे 45 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर को समझाने में, रिवाइज कराने में। लेकिन क्या है, वन शॉट लेक्चर है। वन शॉट लेक्चर ये नहीं है कि आपको रिवाइज किया जा रहा है, आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये है खासियत वन शॉट लेक्चर की। लास्ट टॉपिक आता है हमारा पब्लिक रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक रिलेशन का मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको पब्लिक के संग अपने रिश्ते कैसे बनाकर चलने हैं, क्योंकि आपके रिश्ते आपके कस्टमर से होते हैं, आपके सप्लायर से होते हैं, आपके डेटर्स से होते हैं, अपने ओनर से होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक से, पब्लिक की इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना क्या होगा, आपके जो फ्यूचर में होने वाले कस्टमर्स हैं वो बिगड़ जाएंगे। दूसरी चीज, जो आपके करंट कस्टमर है वो बिगड़ जाएंगे। मतलब ये, अगर एग्जांपल दे टाटास की, तो टाटास की एक कितनी प्यारी छवि है कि ये डोनेट बहुत करते हैं, इनकी इमेज बहुत प्यारी है कि नहीं। रिलायंस की भी एक इमेज है कि हाँ भाई ये खरीदते बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, फ्री में इन्होंने जियो दिया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर इनकी इमेज बहुत प्यारी है। अगर आपकी इमेज बहुत प्यारी पब्लिक की नजर में आपकी कंपनी की, तो आपकी कंपनी सक्सेस करेगी ही करेगी। और यही अगर उल्टा हो जाए, अगर आपकी बदनामी हो जाए, तो क्या होगा, ना चाहते हुए भी आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना, आपकी सेल्स नहीं होगी। तो यू हैव टू मेंटेन पब्लिक रिलेशंस, वो भी ऑन अ गुड नोट, क्योंकि उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो आप भी जानते हो कि हाँ भाई आपकी सेल्स ज्यादा इंक्रीज होगी। तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। जनरल पब्लिक की नजर में हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हम कैसे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऊपर जाएगी। तो पब्लिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या दे रखी है, पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स designed to promote and protect company's image and its individual products in the eyes of public। मतलब ये, जैसे आप ब्लड डोनेशन कैंप्स करवा लो, आप सफाई अभियान कराना चालू कर दो, आप ना कि नशा मुक्ति काम करना चालू कर दो, आप ओल्ड एज होम कर लो, आप किसी पार्क को ध्यान में रख लो, रोड साइड कुछ वाटर कूलर बनवा दो। तो इससे क्या हो रहा है, आप कुछ एक्टिविटीज करो जिससे लोगों की नजर में आपकी या तो इमेज बच जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है ना। कुछ बदनामी पहले हो चुकी तो बच जाए, कुछ अच्छा करो तो बढ़ जाए, जिससे आप और आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हो जाए और मार्केट में आपकी सेल्स ज्यादा हो। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये आप खुद भी कर सकते हो, मतलब आपकी कंपनी के अंदर खुद भी कर सकते हैं, या फिर किसी बाहर कंपनी को भी हायर कर सकते हो जो वो आपके बिहाफ पे ही काम कर लेगी। ध्यान रखना का मेन इतना है कि आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़िया बना रखें, आपकी गुडविल को बिल्ड करें। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों फाइनली हमारा पूरा चैप्टर मार्केटिंग होता है कंप्लीट। एक बार मैं आपको बस इंडेक्स दिखा दूं कि हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मार्केट देख लिया, मार्केटिंग देख लिया, मार्केटर देख लिया, मार्केटिंग देख लिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी देख लिया, 5 थी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग देख लिया, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग 12 स्टेप्स थे वो हमने पढ़ लिया, ब्रांडिंग पढ़ लिया, पैकेजिंग पढ़ लिया, लेबलिंग पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, यूटिलिटी डिमांड, कंपटीशन, मार्केटिंग मेथड, ये सब पढ़ लिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, चैनल पढ़ लिया, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, कंपोनेंट्स पढ़ लिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल और एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिकेशन, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो फाइनली बच्चों, अब मैं रख रहा हूँ पेन यहाँ पे डाउन और हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो बस आपसे लेते हैं विदा। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आप लास्ट तक टिके हुए होगे, ठीक है ना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।